तुम्हारे पापा की पीढ़ी आई, एक साथ 8 बेटियां पैदा हो गई। माँ ने अपनी इज्जत के लिए 45 साल की उम्र में जिद करके गर्भ धारण किया ताकि इस बार बेटा पैदा हो सके। वो तो दिन में 4 बार खट्टा और तक खाती थी। खाने के बाद पेट पकड़कर चौक पर सब्जेक्ट ही डांस तक किया करती थी। मगर किसने सोचा था कि उन्हें एक ज्योतिषी मिल जाएगा जो कि उनसे कहता है कि इस बार भी लड़की ही होगी। माँ का ये सुनते ही मन बहुत खराब हो गया, क्योंकि इस बार तो वो सिर्फ बेटा पैदा करने के लिए गर्भवती हुई थी। और अगर एक और बेटी हो जाती तो जैसे 9 परियां जमीन पर उतर आती। माँ जो घर की राजकुमारी थी वो तुरंत बहुत उदास हो गई और उसी उदासी के कारण उन्हें समय से पहले ही बेटा हो गया। इस तरह तुम दो परिवार के इकलौते बेटे पैदा हुए, लेकिन तुम अपने अमीर घर के बेटे वाली जिंदगी का आनंद ले पाते। उससे पहले ही तुम्हें बिना बच्चे वाले तुम्हारे दत्तक माता पिता किससे से मिले गए। मगर जब तुम्हारी 8 बहनों को पता चला कि उनका इकलौता भाई खो चुका है तो उन्होंने तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह अपने सभी संबंधों का इस्तेमाल किया। 5 साल बीत गए, तुम्हारे नए माता पिता ने अपना बांझपन ठीक कर लिया और अब उनका अपना बेटा हो गया तो उन्होंने तुम्हें कचरे की तरह घर से निकाल दिया। बिना घर के तुम सिर्फ कूड़े के ढेर के पास ही ठिकाना बना सके और कचरा बिनकर गुजारा करने लगे। तभी एक दिन तुमने दूर से आती एक बड़ी सी गाड़ी को देखा। तुम्हारे छोटे छोटे पैर खुद ब खुद रुक गए। ड्राइवर लाहौर खाने ने भी धोखा देने वाला समझ लिया और एक्सीलरेटर दबाकर भागने की कोशिश की। तुम जल्दी से दौड़कर गाड़ी के सामने आ गए। आगे उनके नीचे आने लग गया। आगे जाना बहुत खतरनाक है। गाड़ी के अंदर बैठी महिला ने खिड़की से बाहर एक नजर डाली। लाओ झाओ, तुम्हारे पास नकद है क्या? उसे 1000 दे दो। लाओ झाओ ने तुरंत पैसे निकाले और खिड़की से उन्हें दे दिए। बच्चे, आज धन्यवाद, ये हमारे मालिक की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। तुम डर गए और जल्दी से अपने हाथ नीचे कर लिए। आंटी, ये मैं इसे नहीं ले सकता, मैं तो बस आपको याद दिला रहा था, आपका पैसा लेने के लिए नहीं। लाओ झाओ का अंदर नियम बताता था कि वे इस रास्ते से समय बचाने के लिए जा रहे हैं। तुम अभी भी मना कर रहे हो कि इससे और समय बर्बाद होगा। छोटे, तुम जल्दी से ले लो, इतनी ठंड है कि इससे बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदी जा सकती हैं। जल्दी ले लो, तुम कभी भी पैसे नहीं देते थे। तुम फिर से मना करने ही वाले थे कि अचानक तुम्हें याद आया कि सर्दी आने वाली है। तुम्हारा छोटा सा झोला जरूर बहुत ठंडा हो जाएगा। ये 1000 लेने सच में बहुत जरूरी था। तुम बस धीरे से धन्यवाद कह सके। तभी तुम्हारे गले में पहना हुआ जेब का लॉकेट बाहर गिर गया। गाड़ी के पीछे सीट पर बैठी महिला ने उस जेब लॉकेट को देखा। उसी देखते ही उसकी आंखें फैल गई। वो अचानक आग का दरवाजा खोलकर सीधे बाहर आ गई। महिला की इस अचानक हरकत से तुम डर गए और पीछे हटने लगे। ये लंबी आंटी कहीं उस 1000 गिरने पर पछताओगे भी नहीं। महिला ने तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखा तो तुरंत झुक गई और पूरी कोशिश करके एक नरम मुस्कान लाई। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम आगी है। मुझे नहीं पता मेरा सरनेम क्या है। वो तुरंत नरम आवाज में पूछने लगी, तो तुम जो ये जेड लॉकेट पहने हो, क्या मुझे देख सकते हो? तभी तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा खजाना दिख गया है। तुमने जल्दी से उसे ढक लिया और तुरंत अपने कपड़ों के अंदर रख लिया। महिला समझ गई कि तुम्हें ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, इसलिए उसने और नरम स्वर में कहा, छोटे भाई, डरो मत, हम बुरे लोग नहीं हैं। तुम्हें अचानक अपने गुरु की बात याद आई कि अगर कोई लॉकेट देखना चाहे तो दिखा देना। तभी तुमने मुश्किल से ये कहा, आंटी, मैं आपको बस एक बार दिखाऊंगा, आप जल्दी करना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसे बेचूंगा नहीं। महिला ने तुरंत जेड लॉकेट लिया और अपनी अपनी उंगलियों से ऊपर बने पैटर्न को इशारा किया। हालांकि रोशनी कम थी, साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो बेचैनी से पूछने लगी, छोटे भाई, ये जेड लॉकेट तुम्हें किसने दिया? तुमने ईमानदारी से जवाब दिया, ये मेरे परिवार ने मुझे दिया है। आंटी, आप काफी देर से देख रही हैं, मुझे घर जाना है। तुमने इतना कहा और तुरंत जेड लॉकेट वापस ले लिया। उसे पहनकर मुड़कर दूर भाग गए। महिला सड़क की लाइट के नीचे तुम्हारी पीठ को देखती रह गई। तुम्हारी दुबली सी पीठ पर बड़ा सा बोरा लगा था। उसके दिल में एक सुस्त सा दर्द था, जैसे किसी ने बार बार खींचा हो। वो भौहें सिकोड़कर वापस कार में बैठ गई। जेब लॉकेट का स्पर्श उसे बहुत परिचित लगा। जब वो छोटी थी तो उसने अपने दादाजी के स्टडी रूम में बिल्कुल ऐसा ही देखा था। दादाजी ने कहा था कि ये उनके परिवार की विरासत है और उसके सिर पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा था, यूरो, तुम लड़का नहीं हो, इसीलिए ये जेब लॉकेट तुम्हें नहीं दिखा। वो यूरो को दादाजी की बात याद आई और उसके दिमाग में एक साहसी अमल आया, क्या ये छोटा लड़का वही हो सकता है? उसका कई सालों से बिछड़ा हुआ भाई। उसने तुरंत फोन लगाया, हेलो, मेरे लिए शहर के उत्तर हिस्से में रहने वाले एक छोटे लड़के की जांच करो। वो एक छोटे भाई जैसा लड़का है, उम्र 6-7 साल, मुझे कल दोपहर को पड़ना चाहिए। उसी समय कोने के मैदान में बनी झोपड़ी में तुम आलती मार कर बैठे और गुरु द्वारा सिखाई गई साधना का अभ्यास पूरी रात करते रहे। सुबह पहली ग्रहण पड़ी, तुमने अंगड़ाई ली और आंखें खोली। तुम्हें थकान नहीं बल्कि बहुत ताजगी महसूस हुई। पूरा शरीर ऊर्जा से भरा था और दिमाग भी बिल्कुल साफ था। तुम नहीं जानते थे कि इस समय तुम पहले स्तर की साधना में प्रवेश करते हो। आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारे पूरे शरीर को बदल रही थी। जल्दी तुम्हें महसूस हुआ कि शरीर पर चिपचिपी लगी है, जो चिपचिपी और बदबूदार थी। तुमने सोचा कि जल्दी से नहाना चाहिए। तुम्हें बाल्टी उठाई और झोले से बाहर निकल गए। पानी भरने के लिए जा रहे थे। थोड़ा ही आगे गए थे कि तुमने देखा कि कई गाड़ियां कूड़े के मैदान के पास खड़ी हो गई। एक झुंड लोग गाड़ियों से कटकर सीधे तुम्हारी ओर आने लगे। तुम वहीं पर रुक गए। तुम्हारी मम्मी ने तुरंत आया कि आइए लोग तो यहाँ आधार में भेज रहे हैं, ये क्यों नहीं हो सका? मेरा परिवार अभी तक मुझे नहीं पाया है। तुम डर के मारे बाल्टी पीटकर भागने लगे। ये लोग रात जाकर कूड़े के मैदान में नहीं ढूंढ पाए थे। तुमने कैसे भागने दी वरना तुम सबको छुपा नहीं पाती। तुम पीछे से चिल्लाती हुई दौड़ रही थी, छोटी भागो, हम ये लोग नहीं हैं।
हमने सुना है कि तुम्हारे पास जेड रॉकेट है, हम बस उसे देखना चाहते हैं, तुम डरो मत। तुमने पीछे मुड़कर देखा कि एक अंदर हाथते हुए दौड़ रहे थे और तुम्हारी तरफ भूखी भरी नजरों से देख रहे थे। तुम्हें अंदर से बहुत बेबसी महसूस हुई। कल रात ही तुमने उस घड़ी को जेड रॉकेट दिखाया था, आज फिर एक और समूह आगे उसे देखने के लिए। कोई रास्ता नहीं था, तुम्हें अपने गले से जेड रॉकेट निकालना पड़ा और उस बुजुर्ग अंकल को दे दिया। ये बुजुर्ग अंकल मोड़ के बाद जुजू मालिनी के करीबी थे। मालिनी के गुजर जाने के बाद उन्हें ये शरीर मुख्तलिफ हिस्से आराम से फेंकने के लिए रखा गया था। कल रात में जबरदस्ती बिस्तर से उठाकर लाया गया था, सिर्फ जेड रॉकेट की पहचान करने के लिए। उन्होंने तुम्हारे हाथ से जेड रॉकेट किया, कभी हाथों से अपना चश्मा पहना और फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर ध्यान से देखने लगे। उस प्राचीन पैटर्न को बारीकी से देख रहे हैं, खासकर अंदर की तरफ लगा हुआ मूल की। ये नीचे के पीछे वो परिवार की विरासत का जेड रॉकेट था। चिंता फटी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। उन्हें याद आया कि पुराने मालिक ने कहा था कि ये रॉकेट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। बड़ी मुश्किल से छोटे मालिक का जन्म हुआ था, लेकिन उससे मिलने का मौका भी नहीं मिला और उसे छुड़ा लिया गया। पुराने मालिक इसी बात से दुखी होकर अंत में जल बसे। ज्यादा समय नहीं बीता था कि उन्हें दुनिया में खो दी। चिंता अपने भाइयों ने इशारा किया, जो मिट्टी से सना हुआ एक छोटे भिखारी जैसा लगा था। उसकी आवाज काम रही थी, तुम क्या बच्चे हो? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। वो दिल का मन निकाल नहीं पाया और वहीं से भी उठ करके पड़ा। वो सोने अध्यक्ष के कार्यालय में उन्होंने पूरी रात की बंद की। उसके दिमाग में सिर्फ कल रात वाला छोटा लड़का ही घूम रहा था। उसका फटा पुराना और कमजोर रूप दिखकर लगता था कि उसे बहुत कष्ट थे। क्या वो मेरा छोटा भाई हो सकता है? उन्होंने ये सोची हुई उसकी आंखों में आंसू आ रहे। साहब जियांग से काम की रिपोर्ट देने के लिए आया। 15 मिनट पूछे थे, लेकिन उसने देखा कि आज सुबह मूल लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। वो वहाँ बेचैन बैठी थी, उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। जियांग से को यकीन नहीं हुआ। उनके शांत स्वभाव वाले, किसी भी परिस्थिति में न घबराने वाले मूल साहब आज रो रहे थे। अचानक फोन की घड़ी बजी और जियांग से घबरा गया। फिर उसने देखा कि मूल ने फोन उठाया और तुरंत खड़ी हो गई। उसकी तबीयत आ गई और बिना पीछे देखे बाहर भाग गई। फोन पर वो एक बात, छोटे मालिक मिल गए। सुनते ही उसका मन पूरी तरह अस्थिर हो गया। गाड़ी में बैठने के बाद भी उसका दिल बहुत तेजी से धड़का था। जब किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था, तो उसने सोचा और परिवार के ग्रुप में एक संदेश भेजा। छोटा भाई मिल गया और फिर फोन बंद कर दिया। इस समय उसके लिए छोटे भाई की बात सबसे महत्वपूर्ण थी। वो यूं नहीं चाहती थी कि कोई भी छोटी बात उसे परेशान करे जब वो अपने भाई को लेने जा रही थी। इस समय तुम सोच रहे थे कि इन लोगों को जेल लॉकेट दिखाने के बाद में चले जाएंगे, क्योंकि अभी जो बुजुर्ग अंकल थे वो देखने के बाद सीधे बेहोश हो गए और उन्हें ले जाया गया। क्या उन्हें उस बुजुर्ग अंकल की चिंता नहीं है? ये अभी तक क्यों नहीं जा रहे? भीड़ से घिरे हुए वो खड़ाए हुए थे और अपने जेल लॉकेट को कसकर रखते हुए धीरे से पूछा, अंकल क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे अभी काम है। छोटे मालिक आप अभी नहीं जा सकते, हमारे मुंह साहब अभी आने वाले हैं। अचानक मुझे छोटे मालिक क्यों कहा जा रहा है? मुंह साहब कौन है? तुम्हें बहुत अजीब लगा। तभी अचानक एक स्पोर्ट्स कार की तेज आवाज आई, एक लंचर की कार सीधे कोने के मैदान में फंसाई। तुमने जिज्ञासा से देखा कि तुम्हें खेल रहे थे अंकल सब जल्दी जल्दी कार की ओर दौड़ पड़े और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगे। तुमने दूर से देखा कि कार से उतरने वाली वही आंटी थी जिसने कल तुम्हें 1000 दिए थे। उसका कद लंबा था, उसने पीलिंग वाला स्लीव सूट पहना हुआ था और पैरों में नीले क्रिस्टल के जूते थे तो उसे बेहद सुंदर बना रहे थे। उसकी हर हरकत में एक शाही अंदाज था। उसके नाजुक नैन नक्श ऐसे थे कि कोई उसे ज्यादा देर देख न सके। तुम कल रात ठीक से नहीं देखा था, तुम्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि ये आंटी इतनी सुंदर होगी। आंटी मेरी तरफ तेजी से आ रही है। तुम अचानक बहुत हीन भावना महसूस करने लगे और कहीं चिल्लाने का मन करने लगा। मोह जल्दी जल्दी तुम्हारे सामने आ गई। उसकी आंखों में उत्साह, दर्द और नरमी हुई। ये पहली बार था जब वो अपने छोटे भाई से मिल रही थी। कल रात का एहसास आज भी सच नहीं था। आज उसका छोटा भाई कल से भी ज्यादा गंदा लगा था, जैसे चमकती आंखों वाला एक छोटा सा गंदा बच्चा। मोह को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में चुभनी हुई हो, तो उसकी आंखें तुरंत भर आई। आगे मोह झुक गई और तुम्हें गले लगाना चाहती थी। तुम डर गए और पीछे हटे हुए चिल्लाने लगे, आंटी पास मत आओ, तुम मेरे पास मत आओ, मैं बहुत गंदा हूँ, तुम एक औरत जैसी हो, तुम मुझे जरूर नापसंद करोगी। सब लोग मुझे नापसंद करते हैं। जब छोटे भाई ने उसे नहीं पहचाना, मोह यूं के दिल को तेज पहुंची। उसने खुद को और नरम बनाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारा नाम मोगे है। 6 साल पहले हमारी माँ ने तुम्हें दक्षिण के ससुराल में जन्म दिया था। उस समय स्थिति विशेष थी, तुम्हें किसी ने चुरा लिया था। जब हम वहाँ पहुंचे तब बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे उस जेड लॉकेट पर मुंह लिखा है, वो तुम्हें दादाजी ने दिया था क्योंकि तुम मोह परिवार के पोते हो। ये मोह परिवार की विरासत है जो सिर्फ पोते को दी जाती है। तुमने अचानक इतनी सारी जानकारी सुनी और पूरी तरह स्तब्ध रह गए, लेकिन तुमने उसकी आंखों में वही नजर देखी जो तुम्हारे गुरु में देखते समय रखते थे। तुमने उस पर विश्वास कर लिया। तो जिसे मैं हमेशा आंटी कहता था वो सच में मेरी बहन है। तो कुछ देर तक स्तब्ध रहे, फिर शर्माते हुए धीरे से कहा, दीदी। मोह यूं का दिल तुरंत उठ गया। उसने अपने आदमियों से कहा, तुम लोग पहले चले जाओ। वो डरती थी कि ये लोग खोते रहेंगे तो छोटे भाई को डरा देंगे। आगे अब दीदी के साथ घर चलो। आगे मैं अभी दीदी के साथ नहीं जा सकता। मैंने अभी नहाया भी नहीं है और खाना भी नहीं खाया है। अभी खाना नहीं खाया? ये सुनकर मोयू का दिल टूट गया। तो उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा, चलो पहले दीदी के साथ खाना खाने चलते हैं, फिर घर जाकर नहाएंगे। दीदी, क्या मैं अपने दोस्त शाओदो को भी घर ले जा सकता हूँ? और क्या मैं अपने बहुत सारे खजाने भी ले जा सकता हूँ? मैंने मासूमियत से पूछा। शाओदो कौन है? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो?
फिर तुम मोलू को अपने झोपड़े में ले गए। हे भगवान, यही वो जगह है जहाँ छोटा भाई रहता था। मोलू का दिल दर्द से भर गया। श्याओडो एक छोटा सा हैमस्टर था। कूड़े के मैदान में अचानक इतने लोगों को देखकर वो डर गया था। जैसे ही उसने तुम्हें देखा, वो उड़कर तुम्हारे पास आया और तुम्हारी गोद में छिप गया। मोलू को आमतौर पर चूहों से बहुत डर लगता था, लेकिन अब उसने जरा भी नफरत नहीं दिखाई। उसे डर था कि कहीं छोटा भाई नाराज ना हो जाए और उसके साथ न जाए। क्योंकि छोटे भाई ने कहा कि हैमस्टर उसका दोस्त है, तो उसे भी साथ ले जाया गया। अंत में तुम सिर्फ हैमस्टर ही नहीं ले, बल्कि झोपड़े में रखे सारे कबाड़ भी पैक करवा लिए। इन चीजों ने लाओ झाओ को पसीने से पैर कर दिया। मसेराती की डिक्की में भी सब कुछ नहीं समझ रहा था। गाड़ी जब यांगोंग जिले के उत्तरी हिस्से की सड़क पर चली, तो सबकी नजरें उसी पर टिक गई। हे भगवान, वो तो करोड़ों की मसेराती है, लेकिन पीछे की डिक्की में ये कैसा कबाड़ भरा है? डिक्की का ढक्कन भी बंद नहीं हो पा रहा और उसे ठहरे कपड़े की पट्टी से बांधा गया है। ये कैसे अजीब बात है? गाड़ी के अंदर तुम और भी घबराए हुए थे। तुम्हें भी डर था कि कहीं तुम दीदी की गाड़ी गंदी न कर दो, इसलिए तुमने अपने फटे थैले से वो अखबार निकाला जिसका तुम लिखने का अभ्यास करते थे और उसे सीट पर दिखा दिया। तुम्हारे सामने मोलू की आंखें फिर से भर आईं। उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हारे चेहरे को छुआ और कहा, अब से दीदी को कभी भी नहीं होने देगी। दीदी, मैं नहीं, मुझे अभी बस फ्राइड चिकन खाना है। क्या आप मुझे फ्राइड चिकन खिलाने जा सकती हैं? मोलू एकदम से समझ गई। जब तुमने अभी कहा कि तुमने खाना नहीं खाया, तो उसके मन में अभी भी सोच रही थी कि तुम्हें मिचेलिन बड़े भोजन ले जाए। मोलू से कहना चाहती थी कि तला हुआ चिकन जंक फूड है, लेकिन तुम्हारी उम्मीद भरी नजर देखकर उसके मुंह का आया हुआ शब्द बदलकर ठीक है बन गया। तो हम तला हुआ चिकन खाने चलते हैं। अभी लंच का भी समय नहीं आया था। व्यापारिक सड़क में तले हुए चिकन की दुकान में लोग ज्यादा नहीं थे। मोलू ने साथ लेकर तले हुए चिकन की दुकान में दाखिल हुई। तुमने कभी तला हुआ चिकन नहीं खाया था, और ये भी पहली बार था कि तुम इतने खुले और उजले दुकान में आए थे जिससे तुम असहज हो गए। तुमने कोने की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, हम वहां बैठ जाएं। मोलू ने उस कोने की ओर देखा। उसे बहुत भीड़ भाड़ लगा, इसलिए उसने कहा, हम खिड़की के आस वाली जगह बैठे हैं, यहाँ ज्यादा रोशनी है, बाहर की सड़क का दृश्य भी देखा जा सकता है। कभी तुम्हें व्यस्त शहर के इलाके में नहीं आए, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा, जगह तला हुआ चिकन मिल जाए तो वहाँ बैठना है, इसका नहीं हटा। नतीजा ये हुआ कि मोलू ने जरा सी असावधानी में पूरी एक बड़ी मेज घर ऑर्डर कर दिया। तुम्हारी आंखें तुरंत चमक उठी और तुम छोटे छोटे कबाब लेकर चखना शुरू कर दिया। दीदी, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? मोलू ने सिर हिलाया। दीदी को अभी भूख नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए ही मंगाया है। सच में? तुम्हें तुरंत बहुत खुशी महसूस हुई और तुरंत ही तुम तेजी से खाने लगे। ऐसा लगा जैसे तुम एक पूरी गाय भी निकल सकते हो। खाते खाते तुमने चुपके से थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज को खाकर जेब में रख ली। मोलू ने तुम्हारी हालत देखकर जल्दी से कहा, धीरे खाओ। वो मुस्कुराकर बोली, अगर खत्म नहीं कर पाओ तो पैक करवा सकते हैं। तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो गया और जल्दी से समझने लगे कि ये श्याओडो के लिए है। मोलू को तब जाकर अचानक समझ आया, श्याओडो को भी बाहर आने दो, साथ ही खा ले। श्याओडो मानो मोलू की बात समझ गया, तुरंत मेज पर कूद गया। एक फ्रेंच फ्राई उठाकर थोड़ा सा टमाटर सॉस में डुबाया, दोनों छोटे पंजों से पकड़कर उसे मुंह में भरने लगा। उसके गाल तुरंत खुले हुए हो गए। उसका प्यारा सा रूप और तुम्हारे खाने का हाव भाव बिल्कुल एक जैसे थे। मोलू का दिल तुरंत नरम पड़ गया और वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। सड़क से गुजरने वाले लोग कांच की खिड़की से ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। वाह, वो औरत कितनी सुंदर है, उसका अंदाज बिल्कुल किसी दबंग सीईओ जैसा है। उसकी मुस्कान भी बहुत सुंदर है, लेकिन वो एक छोटे भिखारी को क्यों साथ लाई है? हे भगवान, वो छोटा भिखारी कितना गंदा है, लेकिन उस सुंदर महिला की नजरों में उसके लिए कितना लाड है। इस समय तुम बहुत जल्दी जल्दी खा रहे थे और गला अटक गया। मोलू तुरंत ही परेशान और चिंतित हो गई। धीरे खाने को कहते हुए तुम्हारी पीठ थपथपाई और जल्दी से तुम्हें दुकान के बाहर खड़े लोग और भी उत्साहित हो गए। वाह, ये कैसा अद्भुत दृश्य है, इतना जबरदस्त है, इतना मन करता है उस छोटे भिखारी में बदल जाऊं। मैं भी अंदर जाकर तला हुआ चिकन खाना चाह रहा हूँ। कुछ ही देर में दुकान की खिड़की के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। दुकान के अंदर भी काफी लोग आ गए। सबने अपने अपने फोन निकाल लिए, खासकर वो छोटी लड़कियां। मोलू और तुम्हारी लगातार तस्वीरें लेने लगी। मोलू को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके मन में खुशी ही खुशी भर गई। देखो, मेरा छोटा भाई चाहे गंदा ही क्यों ना हो, खाने का उसका अंदाज भी इतना प्यारा है। तो पेट भरने के बाद संतोष होकर मुस्कुराए, अपने गोल मटोल पेट को सहलाते हुए कहा, धन्यवाद दीदी, मैं आखिरकार तला हुआ चिकन और कोला खा पाया। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। मोलू मुस्कुराकर बोली, आगे तुम्हें और भी स्वादिष्ट चीजें खिलाऊंगी। ठीक है, अब हम घर चलते हैं। इस तले हुए चिकन ने तुम्हें मोलू की तुम्हारे प्रति चिंता महसूस कराई। एक पल में तुम दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। तुम खुद को रोक नहीं पाए और मोलू के मुंह से निकले उस घर के लिए उम्मीदों से भर गए। गाड़ी शहर के इलाके से गुजरी, खिड़की के बाहर का नजारा और भी सुंदर हो गया। तुम जिज्ञासा से खिड़की पर झुककर देखने लगे। तुमने कभी इतना सुंदर स्थान नहीं देखा था। गाड़ी पहाड़ के बीच में जाकर रुकी। तुमने एक ऐसे घर को देखा जो किले से भी ज्यादा सुंदर था। जबकि सर्दी का मौसम था, घर के आसपास की जमीन फिर भी हरी भरी थी और फूलों से भरी हुई थी। दूर के जंगल की पृष्ठभूमि में वो और भी सुंदर लग रहा था। तुम्हारी आंखें उस पर टिक गईं। दीदी, क्या आप आगे यहाँ नजारा देखने लाई हैं? क्या हम कहीं जा रहे थे? मोलू ने कार का दरवाजा खोला और मुस्कुराकर तुम्हें नीचे उतारा। यही हमारा घर है, आगे घर में स्वागत है। तुम पूरी तरह से हैरान रह गए। तुम्हारा मुंह खोलना का खुला रह गया, लंबे समय तक बंद नहीं हुआ। तुम इतने चकित थे कि कुछ बोल नहीं पाए। उसी समय एक समूह तेजी से बाहर आया। उन्होंने खड़े होकर एक साथ जोर से बोले, साथ में मेरे और छोटे मालिक का घर में स्वागत है। उन्हें पहले ही सूचना मिली थी कि छोटे मालिक मिले हैं। तुमने देखा कि ये लोग पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहे थे। हालांकि तुम्हारे मन में बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन चेहरे पर अभी पेशेवर और गर्म जोशी भरी मुस्कान थी। मोलू ने तय किया कि पहले तुम्हें नहाने धोने के लिए भेजा जाए। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम पहले से
ही एक गर्म स्नान, वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम पहले से ही एक गर्म स्नान करना चाहते थे। चेन अंकल हवेली का प्रबंधक थे। 50 से अधिक उम्र के व्यक्ति वो परिवार की आधी जिंदगी से सेवा कर रहे थे। उन्होंने बहनों को बचपन से बड़ा होता देखा था, इसलिए उसका उत्साह दिल की गहराइयों से था। छोटे मालिक आखिरकार मिल गए, सच में भगवान की कृपा है। छोटे मालिक कृपया मेरे साथ आइए। तुम अभी भी थोड़ा घबराए हुए मूवी की ओर देख रहे थे, तो उसने तुम्हें प्रोत्साहित करने वाली मुस्कान दी। आगे डरो मत, हम घर आ गए हैं। ये है प्रबंधक चेन अंकल, तुम पहले जाकर नहा लो, दीदी को अभी बहुत सारा काम संभालना है। जब तुम तैयार हो जाओगे तो चेन अंकल तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। अब जाकर तुम्हारा मन शांत हुआ। वो यूरो अध्ययन कक्ष में लौटाई। जैसे ही वो काम शुरू करने वाली थी, चेन अंकल दरवाजा खटखटाकर अंदर आए। मैडम, छोटे मालिक के नहाने की व्यवस्था कर दी गई है। मैं ये बात कैसे भूल गया। चेन अंकल, आप जल्दी व्यवस्था कीजिए, किसी को कहिए कि कपड़े तुरंत भेजे जाएं। इस सीजन के सबसे नए डिजाइन चाहिए और आगे के कमरे की सारी चीजें भी आजकल के लड़कों के सबसे उच्च स्तर के अनुसार हो, सबसे अच्छी होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। चेन अंकल के जाने के बाद वो यूरो को याद आया कि उसका फोन अभी भी बंद था। जैसे ही उसने फोन चालू किया, वो मिस कॉल से भरा हुआ था। वो लगभग फटने वाला था। वो यूरो ने कुछ जरूरी कॉल वापस किए, फिर लैपटॉप खोलकर काम करने लगी। बाथरूम में हल्की सुगंध वाली गर्म भाप फैल रही थी। बड़े बाथरूम में धीरे धीरे होश में आए। मैं सच में घर आया हूँ। गुरुजी ने जो कुछ कहा था सब सच हो गया। तुम्हारी आंखों से भावुक आंसू फिर से बहने लगे। इस बार ये खुशी के आंसू थे। ये नहाना पूरे 2 घंटे से भी ज्यादा चला। असल में तुम आमतौर पर बहुत साफ सुथरे रहते थे और तुम पानी गर्म करके नहाते थे। मुख्य कारण ये था कि सुबह जब तुम साधना की शुरुआती चरण में प्रवेश किए थे, शरीर से बहुत सारी अशुद्धियां निकल गई थी, जिन्हें साफ करना मुश्किल था। दोनों नौकरानियां पसीने से अब हो गई थी। उन्होंने सिर्फ नहीं नहलाया, बल्कि शावर को भी साफ कर दिया। इस समय तुम्हारे कपड़े भी आ चुके थे। दोनों ने तुम्हारे बाल सुखाए और तुम्हें एक सफेद पूरा सूट पहनाया। वाह, इतने हैंडसम लग रहे हो। छोटे मालिक सच में अद्भुत है। मुझे तो एक छोटे हीरो जैसा लग रहा है। कपड़े बदलने के बाद दोनों नौकरानियां हैरान होकर बोली थी। तुमने आईने में खुद को देखा और खुद भी चकित रह गए। तो मैं भी इतना अच्छा दिख रहा। आरंभिक साधना अवस्था में तुम पहले जैसे नहीं लग रहे थे। तुम्हारे बाल इतने पीले और रूखे नहीं थे। तुम्हारा शरीर बड़ा हो गया था और उसमें थोड़ा मांस भी आ गया था। तुम्हारी आंखें और भी ज्यादा चमकदार हो गई थी। इस समय तुम एक जीवंत और हैंडसम छोटे हीरो जैसे लग रहे थे। वो यूनो ने आखिरकार काम खत्म किया और अब उसे बाकी कॉल रिकॉर्ड देखने का समय मिला। सभी कॉल दूसरी बहनों की थी। वो यूनो एक एक करके कॉल वापस नहीं करना चाहती थी। उसने ग्रुप खोला, जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सुबह में यूनो ने ग्रुप में जो छोटा भाई मेल डाला था, वो जैसे गहरे पानी में एक पत्थर फेंकने जैसा था, जिसमें उन सबको बाहर निकाल दिया जो आमतौर पर ज्यादा बात नहीं करते थे। बाकी बहनों ने पूछा, सच में क्या ये खबर भरोसेमंद है? इतने सालों से मेरे परिवार में तुम्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ा, लेकिन हर बार सिर्फ निराशा ही मिली। और मेरे परिवार की बहनें भी वास्तव में बहुत व्यस्त थी। ये खबर देखते ही सबने मूल यूनो को कॉल किया, लेकिन बाद में मूल यूनो ने फोन बंद कर दिया। चौथी बहन मूल योशियन और पांचवी बहन मूल युआन खास तौर पर बहुत शोर मचा रही थी। यूरो, तुमने लड़की ठीक से बात क्यों नहीं करती? छोटा भाई मेरा क्या मतलब है? अरे लड़की, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। मूल यूनो, तुम तो हमेशा शांत स्वभाव की हो, गलत बात न कहो, जल्दी से साफ साफ समझाओ। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो सावधान रहना, वापस आकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इस समय नाई अंकल तुम्हें अध्ययन कक्ष में लेकर आए। दीदी, साफ सुथरे होकर वो बहुत उत्साहित थे। मूल यूनो ने देखा कि गोरी कोमल त्वचा वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला छोटा लड़का उसकी ओर दौड़ कर आ रहा है। तो उसका छोटा भाई आगे इतना हैंडसम लगा। सिर्फ एक दिन और एक रात से भी कम समय में। समय के साथ छोटे भाई में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। कल तक वो एक छोटा भिखारी था, अब वो एक भूत जैसा चमकता छोटा राजकुमार बन गया है। वो सच में उसका अपना छोटा भाई है। छोटा भाई बिल्कुल बेटा जैसा दिखता है। वो यूनो ने तुम्हें अपनी गोद में उठाया और खुद को रोक नहीं पाई। तो उसने फोन निकाला और तुम्हारी लगातार कई तस्वीरें ली। फिर उनमें से सबसे अच्छी फोटो चुनकर ग्रुप में भेज दी। तुम दोनों इतनी बुरी तरह मत डांटो। अब जब मैंने ये फोटो भेज दी है तो आप लोग क्या कहेंगे? मेरा छोटा भाई हैंडसम है ना? वाह, सच में छोटा भाई है, बेटा जैसा दिखता है, बहुत मिलता जुलता है। थोड़ी ही देर में ग्रुप में चौथी और पांचवी बहन जैसा उसने सोचा था फिर से भड़क उठी। वाह, सच में छोटा भाई है, बेटा जैसा दिखता है, बेटा जैसा दिखता है। हमारे मुंह परिवार के जीवन वाकई अच्छे हैं। सच में हमारे मुंह परिवार का बेटा है। तुम जरा ध्यान से बोलो, तुम्हारा छोटा भाई है। क्या मतलब तुम्हारा छोटा भाई? वो हम सबका छोटा भाई है, ठीक है? छोटा भाई मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अफसोस, माँ बाप अभी भी दक्षिण में है, उन्हें अभी तक इस खबर का पता नहीं है। तुमने चैट रिकॉर्ड देकर हैरानी से पूछा, माँ बाप दक्षिण में क्यों है? तो मेरे और भी इतनी सारी बहनें हैं, मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ आप ही एक हैं। मूल यूनो ने जल्दी से बंद कर दिया। वो अपनी चौथी और पांचवी बहन के स्वभाव को जानती थी। वे जल्दी वापस आकर उसके छोटे भाई के लिए भाग गई। अभी वो सिर्फ तुम्हारे साथ अकेले समय बिताकर रिश्ता मजबूत करना चाहती थी, इसलिए उसने तुम्हें धैर्य से अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया। अध्ययन कक्ष में दोनों भाई बहन खुशी खुशी बातें कर रहे थे। उन्हें ये पता नहीं था कि बाहर पहले ही हंगामा मच गया था। दूसरी ओर शावर में नहाने के बाद बाथरूम में ज्यादा देर रहना पसंद नहीं करता था। वो चुपके से बाहर निकल गया। इतनी बड़ी हवेली में भी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। शावर अचानक बहुत उत्साहित हो गया और लॉन और फूलों के बीच खुशी से इधर दौड़ने लगा। अचानक उसने फूलों के बीच शावर को देखा। अरे माँ, यहाँ चूहा कैसे हो सकता है? आप हम जानती थी कि साथी में चूहे सबसे ज्यादा नापसंद है। बगीचे में चूहा दिख गया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आफांग ने कैंची फेंक दी और फावड़ा उठाकर शावर पर मारने पड़ी। शावर डर गया। वो तो बगीचे में खुशी खुशी खेल रहा था। ये इंसान इतना बेवजह क्यों है? बिना कुछ कहे ही उसे मारने आ गया। शावर डरकर तुरंत भाग गया। आफांग किसी भी हालत में चूहे को रहने नहीं देना चाहती थी, लेकिन शावर बहुत फुर्तीला था। एक इंसान के बस की बात नहीं थी उसे पकड़ना, इसलिए उसने बहुत से लोगों को बुला लिया। सबने कारण जानने के बाद चूहे को पकड़ने के अभियान में शामिल हो गए। तुम भागो, मैं पीछा करूं, ऐसे करते हुए शावर उनके सामने नहीं आया। चारों ओर से घेर कर पीछा करने के बाद आखिरकार शावर को पकड़ लिया गया और एक बड़े कांच के जाल में बंद कर दिया गया। आफांग और बाकी लोग सोचने लगे कि शावर का क्या किया जाए। तभी उन्हें नहलाने वाली नौकरानी ने देखा। इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर उसे जिज्ञासा हुई। फिर उसने कांच के जाल में देखा, इतना साफ था। तुम लोगों ने फिर से इसे इतना गंदा कैसे कर दिया? मैंने बड़ी मुश्किल से इस प्यारे हैमस्टर को नहलाया था। तुम लोगों की हिम्मत को देखो, छोटे मालिक के हैमस्टर को भी कांच के जाल में बंद करके इतना सताते हो। तुम लोग मरना चाहते हो क्या? ये कहकर उसने तुरंत जाल खोलकर शावर को बाहर निकाल दिया। शावर समझदार, जाल से निकलते ही वो कूद कर नौकरानी के हाथ पर चढ़ गया। वो प्यार से उसके सिर को सहलाने लगी। बेचारा, अब हम सुरक्षित हैं। हे भगवान, अब तो सब खत्म हो गया। ये तो गया आराम से। सब लोग तुरंत सन्न रह गए। जितने भी लोग शावर को पकड़ने में शामिल थे, वे डर के मारे कांप उठे। आज छोटे मालिक का घर में पहला दिन है और सबने ऐसा
ऐसा कर दिया। छोटे मालिक के पालतू जानवर के साथ ऐसा व्यवहार करने पर साथी में क्या सोचेंगे? कहीं वो ये तो नहीं समझेंगे कि वो छोटे मालिक के वापस आने से खुश नहीं है, या ये कि नौकर मालिक पर हावी हुए हैं? बेहतर है जल्दी से खुद ही गलती मान ले। साथी में से गुस्से को कोई भी नहीं सह सका। बाहर बहुत शोर हो रहा था। मुंह यूलू तुम्हें लेकर नीचे आई। आभांग ने तुम्हें देखा और रोने जैसा चेहरा बनाकर गहराई से झुक गई। माफ कीजिए छोटे मालिक, मुझसे गलती हो गई। मुझे सबको लेकर आपके पालतू चूहे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आफांग बोलना में अच्छी नहीं थी। काफी देर तक बोलती रही लेकिन ठीक से समझा नहीं पाई। आखिर में नौकरानी ने श्याओलू तुम्हें दे दिया और पूरी बात समझा दी। अब तुमने ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करना शुरू कर दिया था। तुम साफ-साफ महसूस कर सकते थे कि सबकी कोई बुरी मंशा नहीं थी और अब ये भी महसूस कर रहे थे कि इस हवेली में आध्यात्मिक ऊर्जा काफी अच्छी है। हालांकि ये गुरुजी के छोटे आंगन के ऊर्जा संग्रह वाले घेरे जितनी मजबूत नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि श्याओलू इतना उत्साहित हो गया। तो मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, मैं किसी को दोष नहीं देता। आज श्याओलू मेरे साथ घर में पहला दिन है। सब लोग उसे नहीं जानते, ये बिल्कुल सामान्य है। और श्याओलू चूहा नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। वो एक प्यारा सा हैमस्टर है। श्याओलू बहुत शरारती है, मुझे भी उसे डांटना होगा। आगे से सबको मिलजुल कर रहना है। वाह, छोटे मालिक की मुस्कान कितनी शानदार है, कितने सरल और मिलनसार है। दूसरे बड़े परिवारों के छोटे मालिक तो बहुत घमंडी होते हैं, नाक ऊंची करके लोगों को देखते हैं और हम जैसे साधारण लोगों को बिल्कुल नहीं समझते। वे सब सातवीं मिस की ओर देखने लगे। आज जब से छोटे मालिक लौटे हैं, मैडम का चेहरा भी नरम हो गया है, यहाँ तक कि उसमें मुस्कान भी है। सातवीं मिस ने उन्हें डांटा भी नहीं, उनकी नौकरी बच गई। ठीक है, अब से छोटे मालिक ही उनका सब कुछ है। वे पूरी तरह से छोटे मालिक के प्रति समर्पित रहेंगे और उन्हीं के आदेश का पालन करेंगे। समय बहुत जल्दी शाम तक आ पहुंचा। रात का खाना खत्म होने के बाद मुंह यूलू तुम्हें देखते हुए थोड़ा सिरदर्द महसूस कर रही थी। तुम इतने बड़े खुले और रोशन कमरे में रहने की जगह जिद करके सीढ़ियों के नीचे वाले उस स्टोर रूम को ही पसंद कर बैठे और जिद करने लगे कि अपनी झोपड़ी का सारा सामान वहीं ले जाओगे, ये कहते हुए कि सिर्फ अपने खजानों के साथ रहकर ही तुम सुकून पा सकते हो। मुंह यूलू तो बिल्कुल परेशान हो गई। आखिर मुंह परिवार का बड़ा बेटा स्टोर रूम में रहे, ये बात बाहर गई तो क्या ठीक लगेगा? अगर ये बात कुछ बड़ी बहनों को पता चल गई तो उसकी खैर नहीं रहेगी। तो उसके बार बार समझाने पर तुमने मुश्किल से उसके साथ नया कमरा देखने के लिए हाँ कर दी। नया कमरा की बहन के कमरे के सामने ही था। मुंह यूलू ने जैसे ही दरवाजा खोला तुम पूरी तरह हैरान रह गए। पूरा कमरा नरम और गर्म रंगों में सजा हुआ था। न सिर्फ उसमें ढेर सारे खूबसूरत तकिए रखे थे, बल्कि बहुत सारे खिलौने भी पड़े थे। अलमारी पर तो शानदार फिगर भी सजे हुए थे। तुम दिल से समझ गए कि ये सब बहन ने ही नौकर से खास तौर पर तैयार करवाया है। इतने कम समय में कमरे को इतना अच्छा सजाना, बहन मेरे लिए इतनी अच्छी है, मैं उसकी भावना को बिल्कुल भी ठुकरा नहीं सका। इसलिए तुमने कहा, दीदी मुझे ये जगह बहुत पसंद है। सच में मेरे लिए नया कमरा तैयार करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुंह यूलू ने यह सुनकर आखिर राहत की सांस ली। उसे पता था कि तुम अभी अपनी नई पहचान के साथ पूरी तरह ढल नहीं पाए हो। ये बात जल्दी नहीं हो सकी, धीरे धीरे ही आदत डालनी पड़ेगी। तुमने और दीदी ने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा और फिर लाइट बंद करके बिस्तर पर चले गए। ये बिस्तर तो हद से ज्यादा नरम था। तुम खुद को रोक नहीं पाए और उस पर कई बार लोट हो गए। जैसे ही दीदी चली गई तुम तुरंत पालथी मारकर बैठ गए। तुम्हें अचानक याद आया कि गुरु जाने से पहले शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ छोड़ गए थे। तुमने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और अपना मन अपनी चेतना की गहराई में डुबो दिया। गुरु ने कहा था कि जब तुम साधना करके उस स्तर तक पहुंच जाओगे तो एक अलग जगह खोल पाओगे और उसमें चीजें रख पाओगे। सच में इस चेतना के स्थान में एक प्राचीन अंगूठी चुपचाप तैर रही थी। तुम्हारे मन में ख्याल आया और तुम पास चले गए। अंगूठी के अंदर तुरंत गुरु की आवाज गूंज उठी, शिष्य मुझे एक जरूरी काम से पहले ही जाना होगा। इस अंगूठी के अंदर तुम्हारे लिए मेरे छोड़े हुए खजाने हैं। उन 6 प्रकाश गोलों को तुम्हारी शक्ति पर्याप्त होने पर ही खोल पाओगे। याद रखना, उससे पहले कभी भी अपनी क्षमता उजागर मत करना। तुमने जिज्ञासा से हाथ बढ़ाकर उनमें से एक प्रकाश गोले को छुआ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। लगता है सच में तुम्हारी वर्तमान शक्ति बहुत कमजोर है। जैसे ही ये विचार आया, वो अंगूठी अपने आप तुम्हारी अनामिका उंगली में पहन गई। तुमने अंदर झांककर देखा, अरे वाह, अंदर के खजाने तो दर्जनों छोटे पहाड़ों की तरह ढेर लगे हुए थे। तुमने एक एक करके देखा और पाया कि अभी तुम केवल 3 ग्रंथ ही सीख सकते हो। हुंडुन लॉन्गलियन सॉन्ग, वांग का गुप्त ग्रंथ, तियानशांग शेंचे और हुंडुन लॉन्गलियन। इन्हें सीख लेने पर कोई भी चिकित्सा, निर्माण, संगीत, शतरंज, लेखन और चित्रकला कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। भविष्य तो बिल्कुल उज्जवल दिख रहा था। ये सोचकर तुमने तुरंत आंखें बंद की और साधना शुरू कर दी। लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भले ही तुम्हारी ऊर्जा काफी बढ़ गई, पर तुम्हारी शक्ति बस थोड़ी सी ही बढ़ी। ये गति तो बहुत धीमी है। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया। गुरु ने नहीं कहा था कि औषधि साधना की गति बढ़ा सकती है। तुमने तुरंत याद के अनुसार नुस्खा लिख लिया और अंगूठी से सामग्री भी निकाल ली। लेकिन समस्या ये आई, तुम्हारे पास औषधि बनाने की भट्टी नहीं थी। तुम कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूमने लगे। अभी तुम्हारी नजर रसोई में खाना बनाने वाले बर्तन पर पड़ी और तुम्हारी आंखें अचानक चमक उठी। अरे, इसका सिद्धांत तो भट्टी जैसा ही है। तुमने मन ही मन खुद को हिम्मत दी और फिर चुपके से रसोई में घुस गए। लेकिन 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि रसोई से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। कढ़ाई सीधे फट गई। मुंह यूलू सबसे पहले ऊपर से दौड़कर नीचे आई। सुरक्षा गार्ड भी घबराते हुए बाहर से अंदर घुस आए। घने धुएं के बीच तुम बिखरे हुए बाल और धूल से भरे चेहरे के साथ रसोई से रेंगते हुए बाहर निकले। मुंह यूलू ने देखा कि तुमसे अभी भी सफेद धुआं निकल रहा है। वो बेहद घबरा गई। चिंता भरे चेहरे से तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगी। तुमने उसी तरफ बेवकूफी भरी मुस्कान दी। सोचा था दीदी के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा और कढ़ाई ही फोड़ दी। मुंह यूलू को सच में गुस्सा भी आया और हंसी भी। वो एक तरफ तुम्हारे चेहरे की धूल साफ करते हुए प्यार से पूछने लगी, हमारा छोटा मुगे तो बस दीदी की चिंता करता है ना? तुम शर्माते हुए सिर खुजाने लगे, लेकिन हथेली में चुपके से उन नई बनाई हुई गोलियों को कसकर पकड़े रहे। दीदी तुम्हें पकड़कर ड्राइंग रूम में ले गई और प्यार से पूछने लगी, छोटे मुंगे तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, क्या तुम्हें कुछ खास खाने का मन है? तुम्हें याद आया कि जब दादाजी जिंदा थे तो उन्होंने तुम्हारे लिए एक बहुत स्वादिष्ट छोटा ब्रेड खरीदा था और उसका स्वाद आज तक तुम्हें याद है। मुझे केक खाना है। पहले मैं सिर्फ दुकान के बाहर खड़ा होकर दूसरे बच्चों को खाते हुए देखता रहता था। तुम्हारी ये बात सुनकर मुंह यूलू का दिल जैसे जोर से मरोड़ गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। उसने तुम्हें कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दीदी तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्वादिष्ट केक बनाएगी। फिर उसने तुम्हें गोद में लेकर कई बार चूमा और अलग अलग एंगल से कई तस्वीरें खींची और गर्व से फैमिली ग्रुप में भेज दी। अब ग्रुप में पूरी तरह हलचल मच गई। बहनें मुंह यूलू को डांटने लगी, साथवी क्या तुम छोटे भाई को अकेले ही रखना चाहती हो? नहीं, हमें तुरंत वापस आना होगा, वरना थोड़ी देर में तुम उसे अपने साथ ले जाओगी। इसी समय क्योटो इंटरनेशनल स्टेडियम के
बैक स्टेज में एक सफेद ड्रेस पहने बेहद खूबसूरत लड़की फोन को देखते हुए हंस रही थी। उसके नाजुक चेहरे और परफेक्ट फिगर को देखकर वो कोई और नहीं बल्कि देश की मशहूर अभिनेत्री मु रंजन थी, और वही तुम्हारी दीदी भी है। वो शालीनता से अपनी स्कर्ट ही करती है, गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे मंच पर चली जाती है। वो मुस्कुराते हुए नीचे बैठे लाखों फैन से घोषणा करती है, मुझे सच में बहुत अफसोस है, मुझे अपने आगे के सारे काम रद्द करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। नीचे बैठे फैंस तुरंत हंगामा करने लगे। नीचे बैठे फैंस एकदम से शोर मचाने लगे। वे सब एक साथ कारण पूछने लगे। मु रंजन हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसने बेहद दृढ़ता से कहा, क्योंकि मेरा छोटा भाई वापस आ गया है। वो बाहर बहुत समय तक भटक रहा। मैं घर जाकर उसके साथ रहना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सब मुझे समझेंगे। कुछ समय बाद में वापस आ जाऊंगी। ये सुनते ही फैंस का जोश कूद पड़ा। एक लड़का जोर से चिल्लाया, जाओ बेझिझक जाओ, जल्दी जाओ और अपने भाई के साथ समय बिताओ, हम हमेशा तुम्हारा समर्थन करेंगे। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही पास के कुछ लड़के नाराज हो गए। माहौल अचानक बेकाबू हो गया और धरती के दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान केंद्र में मु यूये मुखी सीट पर बैठी थी। उसने अपनी नजर दुनिया के शीर्ष प्रोफेसरों पर डाली और धीरे धीरे खड़ी हो गई। मैं अब चीन वापस जा रही हूँ। मेरा काम प्रोफेसर बिग अस्थायी रूप से संभालेंगे। ये कहकर वो सबके हैरान नजरों के बीच बिना पीछे देखे मीटिंग रूम से बाहर चली गई। और चीन में मु परिवार के महल में तुम अभी अभी बनाई हुई दवा लेकर चुपके से अपने कमरे में लौटे। मन में थोड़ा अपराध बोध था। ये पहली बार था जब तुमने अपनी बहन से झूठ बोला, लेकिन गुरु ने खास तौर पर कहा था कि साधना की बात किसी को नहीं बतानी। तुमने मन में सोचा कि बाद में मौका मिलने पर तुम बहन से ठीक से माफी मांगोगे। फिर तुमने एक गोली निकाली और खा ली। बैठकर ध्यान लगाकर साधना शुरू कर दी। इस तरह पूरी रात बीत गई। अगली सुबह जैसे ही तुमने आंखें खोली तुम बेहद खुश हो गए। इस दवा की मदद से तुम्हारी साधना की गति तो जैसे रॉकेट पर बैठ गई हो। तुम जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे नाश्ता करने जाने ही वाले थे, तभी मु यूलू भी अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें नीचे ले गई। छोटे मुगे, थोड़ी देर बाद नाश्ता करके दीदी के साथ कंपनी चलोगे, ठीक है? तुमने चुपचाप से हिला दिया। नाश्ता खत्म करने के बाद तुम दीदी के साथ कार में बैठ गए। कंपनी पहुंचते ही मु यूलू तुरंत काम में लग गई। उसने तुम्हें अपनी असिस्टेंट श्याओ मंग के हवाले कर दिया और खास तौर पर कहा कि आज छोटे मुंह के लिए एक मोबाइल फोन खरीदना मत भूलना। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और तुम्हें घूमने निकल गई। उसने न सिर्फ तुम्हारे लिए ढेर सारे स्नैक्स खरीदे बल्कि तुम्हें एक नया मोबाइल फोन भी दिलाया। इसके बाद कार कई सड़कों से गुजरते हुए आखिर एक मिशेलिन रेस्टोरेंट के सामने रुकी। तुम जैसे ही अंदर गए तुरंत एक उत्साही वेटर तुम्हारी सेवा के लिए आ गया। श्याओ मंग ने सीधे कहा, मुझे तीसरी मंजिल पर एक प्राइवेट रूम चाहिए। लेकिन वेटर थोड़ा असहज दिखा। माफ कीजिए मैडम, तीसरी मंजिल आज पूरी तरह बुक है। श्याओ मंग ने भौहें चढ़ाई। तो दूसरी मंजिल पर एक कमरा दे दो। लेकिन वेटर ने फिर वही जवाब दिया, माफ कीजिए मैडम, दूसरी मंजिल भी पूरी बुक है। अब श्याओ मंग का गुस्सा बढ़ गया। दूसरी मंजिल पर इतने सारे कमरे हैं, कैसे सब बुक हो सके हैं? वो नहीं चाहती थी कि छोटा मालिक हॉल में बैठे। क्या इससे मुंह परिवार की इज्जत कम नहीं होगी? उसने ठंडी आवाज में कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ जम रही हो। ये देखकर कि ये मैडम आसान नहीं है, वेटर तुरंत भागकर मैनेजर को बुलाने चला गया। थोड़ी देर में एक ओंद निकले हुए मध्यम उम्र का आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। श्याओ मंग मैडम, आपका स्वागत है, सच में हमें सम्मान मिला है। पास खड़े वेटर ने धीरे से बात समझाई। मैनेजर ने सुनते ही चेहरा सख्त कर लिया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और वेटर पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खास मेहमान को नाराज करने की? नौकरी नहीं करनी तो अभी निकल जाओ। डांटने के बाद वो तुरंत मुस्कुराता हुआ बोला, जल्दी से मैडम के लिए सबसे बेहतरीन प्राइवेट रूम तैयार करो। तब वेटर को समझ में आया कि उसने बड़ी गलती कर दी है। वो जल्दी जल्दी माफी मांगने लगा और घबराते हुए तुम्हें सबसे खास वीआईपी कमरे में ले गया। वेटर के जाने के बाद श्याओ मंग थोड़ा पास आकर तुम्हें मोबाइल इस्तेमाल करना सिखाने लगी। एक एक करके खाना मेज पर आता गया और तुमने भी मोबाइल की बुनियादी चीजें सीख ली। उसने तुम्हारे लिए एक वीचैट अकाउंट बनाया। पहले मुझे फ्रेंड बनाओ, फिर मु यूलू दीदी को भी ऐड कर लिया। उधर ऑफिस में मु यूलू के फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो वो तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। मु यूलू हल्का सा मुस्कुराई, लगता है काम ठीक से हो गया। उसने तुरंत रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। तुम्हारे फोन पर भी मैसेज आ गया। श्याओ मंग तुम्हें आगे सिखाने लगी, ये दबाओ तो वॉइस कॉल होती है और ये दबाओ तो वीडियो कॉल। तुमने जल्दी ही सब समझ लिया। फिर तुमने दीदी का कॉन्टैक्ट खोलकर वीडियो कॉल कर दी। ट्रिंग ट्रिंग, कॉल तुरंत उठ गई। तुम मुस्कुराते हुए फोन में दीदी को देखने लगे। मु यूलू ने तुमसे कई सवाल पूछे, फोन पसंद आया, दोपहर का खाना खाया या नहीं। तुम दोनों खूब बातें करने लगे। श्याओ मंग पास बैठी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आ गए। अरे यह कोई है? शोगुन ने तुम्हारी तरफ देखते हुए कहा, सुनो, मैंने तीसरी मंजिल बुक कर रखी है। तुम आज्ञाकारी तरीके से दौड़कर उसके सामने गए। अंकल, मेरी दीदी को आपसे कुछ कहना है। तो उसने सहज ही फोन लेकर देखा। देखते ही पूरा व्यक्ति वहीं पत्थर सा जम गया। स्क्रीन में वो ठंडे भाव से उसे देख रही थी। वो ठंडक मानो फोन के जरिए उसके शरीर तक पहुंच गई। मैडम मैडम नमस्ते, हाल ही में आपकी तबीयत कैसी है? वो लगभग टूट चुका था। बड़े शहर के टॉप परिवार की बड़ी बेटी के सामने उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। क्या तुम उस कंपनी के आदमी हो? हाँ 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 मैडम, माफ कीजिए, मैं अभी थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी में था। आप मुझे जैसे छोटे आदमी से नाराज मत होइए। वो झेंपते हुए मुस्कुराया और छोटे से फोन की तरफ झुककर सिर हिलाता रहा। कॉल कटने के बाद उसने एक सख्त सी मुस्कान के साथ फोन आदरपूर्वक तुम्हें वापस दिया। माफ कीजिए, मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ। मैं अभी लोगों को लेकर चला जाता हूँ। इस टेबल का बिल मैं चुका देता हूँ, आप आराम से खाइए। खाना खाकर पेट भरने के बाद घर लौटते समय गाड़ी में बैठकर तुम खुद को रोक नहीं पाए और जिज्ञासा से पूछा, दीदी क्या तुम्हें पता है कहीं एल्केमी का भट्टा मिलता है? आखिरकार राइस कुकर से दवाई बनाने पर हलचल बहुत ज्यादा होती है और कंट्रोल करना भी मुश्किल है। एक बात तो ठीक है, लेकिन अगर बाद में दीदी को कुछ गड़बड़ लगा तो समझाना मुश्किल होगा। वो सवालों भरे चेहरे के साथ मुड़कर तुम्हें देखने लगी। एल्केमी का भट्टा वो क्या चीज है? हिस्सा माती है। तुम एकदम से लुक गए, समझ नहीं आया कैसे समझाओ, तो सीधे अपनी नखरे वाली चाल चल दी। वो उसका हाथ पकड़कर लगातार हिलाने लगे। अच्छी दीदी, प्लीज मेरी मदद करके ढूंढ दो ना। वो तुम्हारी हरकत से हंसते हंसते लाचार हो गई और बिना सोचे ही मान गई। वो तुरंत कई फोन करने लगी। आखिरकार उपनगर के एक मंदिर में ऐसा होने की खबर मिली। बिना कुछ सोचे उसने गाड़ी मोड़ने को कहा। रास्ते में वो तुम्हारी बात उसकी दीदी को बताना भी नहीं भूली। गाड़ी डगमगाते हुए 1.5 घंटे तक चली। तब जाकर तुम लोग उस मंदिर पहुंचे। तुम जल्दी से गाड़ी से उतरे और मुख्य हॉल की तरफ दौड़े। एक नजर में ही कोने में रखा एक चलता हुआ लैंदन लू देख लिया।
वो 1 मीटर से भी ऊंचा था, जिस पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। हॉल के अंदर एक चालाक दिखने वाला बूढ़ा ताओवादी बैठा था। देखने से ही साफ था कि वही इस जगह का मालिक है। उसने तुम्हें लैंड लू को घूरते हुए देखा, बिना रुके बोला, छोटे दोस्त, क्या तुम्हें हमारा ये लैंड लू पसंद आ गया है? तुमने उसे बिल्कुल नजरअंदाज किया और मुड़कर दीदी की तरफ देखने लगे। बड़ी बड़ी आंखें झकाते हुए मासूम सा चेहरा बना लिया। दीदी तुम्हारी स्टॉल के सामने टिक नहीं पाई, तुरंत पिघल गई और जाकर बूढ़े ताओवादी से कीमत की बात करने लगी। बूढ़े ताओवादी ने तिरछी नजर से उसे देखा और एक उंगली उठाई। वो अभी 15,000 कहने ही वाला था कि दीदी ने पहले ही बोल दिया 10 लाख है ना। ये सुनते ही बूढ़ा ताओवादी वहीं का वहीं रह गया। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई तो मन ही मन ठंडा सा हंसे। ये बूढ़ा मुझे लूटना चाहता था। जैसे ही दीदी खरीदने वाली थी तुमने जल्दी से उसे रोक दिया। दीदी ये चीज मुझे नहीं चाहिए, चलो चलते हैं। ये कहकर तुम उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगे। दीदी पूरी तरह हैरान थी। अभी तो तुम्हें ये हर हाल में चाहिए था, अब अचानक क्यों नहीं चाहिए? जैसे ही तैयार शिकार हाथ से निकलने लगा, बूढ़ा घबरा गया और जल्दी से पीछे भागते हुए चिल्लाया, छोटे दोस्त मत जाओ, हिम्मत और बात हो सकती है। मुझे लगता है तुम्हारा इस भटेरे से अच्छा संबंध है। तुमने बिना मुड़े बस इतना कहा, 3,000 में दोगे या नहीं? बूढ़ी का चेहरा तुरंत ही उसका चेहरा बेहद उदास और काला पड़ गया। भौएं इतनी सिकुड़ गई कि जैसे मच्छर भी फंस जाए। काफी देर तक कोशिश करने के बाद उसने एक शब्द निकाला, छोटे दोस्त 50,000 कैसा रहेगा? 4,000, इससे ज्यादा नहीं। 40,000 में तुम अभी ले जा सकते हो। दीदी तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे तुम सब्जी मंडी में मोल भाव कर रहे हो। उसकी आंखों में बस लाचारी ही थी। आखिर में बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया और सबसे कम कीमत बता दी। ठीक है, मेरी किस्मत खराब है, तुम ले जाओ। तुमने देखा कि कीमत ठीक है और दीदी को भुगतान करने का इशारा किया। तुम संतुष्ट होकर अपने नए रियानदान लोगों को सहलाने लगे। दीदी ने तुरंत घर पर फोन करके गार्ड को बुलाया ताकि उसे गाड़ी में रखा जा सके और पहले तुम्हें कंपनी वापस ले गई। ऑफिस लौटने के बाद दीदी काम में व्यस्त हो गई। तुम खाली बैठे बैठे बोर होने लगे और इधर उधर घूमने लगे। फिर तुम्हारी नजर शोकेस में रखे कागज, कलम और स्याही पर पड़ी। वैसे भी कोई काम नहीं था। तुमने कागज फैलाया और कलम उठाकर जोरदार अंदाज में लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते तुम्हें नींद आने लगी और तुम सीधे सोफे पर लेटकर सो गए। कुछ देर बाद वो मीटिंग खत्म करके वापस आई। उसने तुम्हें गहरी नींद में देखा और धीरे धीरे कदम रखते हुए मेज के पास आई। मेज पर फैली अव्यवस्था देखकर वो बड़बड़ाई, दीदी भी ना इन चीजों से उसे खेलने दे रही है। जैसे ही वो साफ करने लगी, उसकी नजर अचानक तुम्हारे लिखे हुए कविता पर पड़ी और वो वहीं ठिठक गई। उसने धीरे धीरे कविता पढ़ी, कई बार पढ़ी। ये तो अद्भुत रचना है, ये सचमुच अद्भुत है। शब्द अपने आप में ही सृजन जैसे हैं और लिखावट के साथ तलवार जैसी ताकत दिखाते हैं। भीतर से शांत पर बेहद तेज। वो तो लगभग चिल्ला ही पड़ी, ऐसी रचना अगर नीलामी में जाए तो शायद बहुत ऊंची कीमत पर बिके। ऐसा चमत्कार यहाँ कैसे हो सकता है? उसने धीरे से तुम्हें जगाया और मुस्कुराकर पूछा, दीवार पर जो लिखावट है ये किसने लिखी है? तुमने आंखें मलते हुए आधी नींद में कहा, दीदी आप मेरे लिखे बेकार शब्दों को क्यों देख रही हैं? वो सख्त होकर तुम्हारी तरफ मुड़ी, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। ये सच में तुमने ही लिखा है? तुमने हैरानी से उसकी तरफ सिर हिलाया और वो अब भी हैरानी में डूबी हुई थी, संभल नहीं पा रही थी। तुमने उसका हाथ पकड़ लिया और घर की तरफ चलने लगे। आखिर अभी अभी सपने में गुरु ने जो कहा था उससे तुम्हारा मन थोड़ा भारी हो गया था। ऑफिस से निकलकर घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही दरवाजे में कदम रखा, देखा कि नौकरानी उस भट्टी के सामने परेशान खड़ी थी। उसे तभी समझ आया और उसने जिज्ञासा से तुमसे पूछा, तुम ये लोहे का सामान घर क्यों लाए हो? क्या तुम अमर गुरु की तरह दवाई बनाना सीखना चाहते हो? तुमने बस यूं ही जवाब दिया, मुझे ये बहुत कूल लगा है, इसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करूंगा। उसका चेहरा तुरंत अजीब हो गया। कौन सा 5 साल का बच्चा भट्टी पसंद करता है? उसने नरम आवाज में समझाया, ये चीज बहुत जगह घेरती है, मैं तुम्हें एक आयरन मैन खिलौना दिला दूं, ठीक है? तुमने जोर जोर से सिर हिलाकर मना कर दिया, मुझे बस यही भट्टी चाहिए, इसे मेरे कमरे में ही रखना होगा। तुम्हारा इतना पक्का इरादा देखकर वो मजबूर हो गए और नौकरों से कहकर भट्टी तुम्हारे कमरे में रखवा दी। कमरे में अपने खजाने जैसी भट्टी को देखकर तुम मुस्कुराए। मन ही मन सोचा, अब सब ठीक हो गया। रात का खाना खत्म होते ही तुमने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया और दवाई बनाना शुरू कर दिया। नतीजा, पहली ही बार में तुमने पूरे 10 गोलियां तैयार कर ली। ये दक्षता तो बिल्कुल ही असंभव स्तर की थी। तुम्हारे गुरु ने भी कहा था कि 100 भट्टियों में 7 गोलियां बन जाए तो वो भी महान प्रतिभा मानी जाती है, और तुमने एक ही बार में 10 गोलियां बना ली। ये तो मानो कोई अद्भुत प्रतिभा का जन्म हो। तुमने बिना हिचकिचाए एक गोली उठाई और तुरंत निकलकर पद्मासन में बैठ गए। पता नहीं कितना समय बीत गया, तभी भीतर से एक साफ आवाज आई और उसी पल रुकावट टूट गई। तुमने अचानक आंखें खोली। तुम्हारी शक्ति अब मध्य स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही नौकरानी कमरे में आई, एक तीखी बदबू ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत नाक ढक ली और चिल्लाई, छोटे मालिक, आपने रात में क्या किया? आपके पूरे शरीर पर यह गंदगी कैसी है? तुमने नीचे देखा, सचमुच पूरा शरीर चिपचिपी गंदगी से भरा था। तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो गया और तुमने जल्दी से बहाना बनाया, मैं बाहर जाकर मछली पकड़ रहा था इसलिए गंदा हो गया। ये कहकर तुम कपड़े उठाकर सीधे बाथरूम में भाग गए। वो वहीं खड़ी हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद तुम नहाकर साफ सुथरे होकर नीचे आए और सीधे जाकर उसके पास बैठ गए। तुमने मीठी आवाज में कहा, दीदी मुझे वो खाना है, लेकिन इस बार उसने तुम्हें नहीं खिलाया। तुमने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पाया कि वो तुम्हारे चेहरे को घूर रही थी। पास खड़ी नौकरानी भी हैरान रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुमने अनजाने में अपना चेहरा छुआ। दीदी क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? उसकी आवाज कांप रही थी। हे भगवान, तुम अचानक इतने बदल कैसे गए? ये कहकर उसने तुम्हें उठाकर जोर से चूमना शुरू कर दिया। इतना चूमा कि तुम्हारा छोटा सा दिमाग सुन्न हो गया। तुम्हें प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हें पता भी नहीं था कि मध्य स्तर पर पहुंचने के बाद सिर्फ तुम्हारा स्वभाव ही नहीं, बल्कि तुम्हारी त्वचा भी इतनी मुलायम हो गई थी और तुम्हारे शरीर से हल्की सी मीठी खुशबू भी आने लगी थी। ऐसी खुशबू को कौन रोक सकता है? वो तो तुम्हें अपने सीने में छिपा लेने का मन करने लगी। और भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि खाना खाने के बाद वो काम पर भी नहीं गई, बल्कि तुम्हें लेकर घूमने निकल पड़ी। सड़क पर चलते हुए तुम्हारे एक हाथ में चाय और दूसरे में खाना था, और तुम्हारे साथ ये खूबसूरत और शांत स्वभाव वाली दीदी चल रही थी। इस अजीब जोड़ी को देखकर सबकी नजरें तुम पर टिक गई। लोग बार बार मुड़कर देखने लगे और तारीफ करते नहीं थक रहे थे। देखो वो बच्चा कितना प्यारा है, मेरा तो मन कर रहा है इसे घर ले जाऊं। चारों तरफ से आ रही नजरों से तुम थोड़ा डर गए। तुम्हें ये बड़े लोग अजीब लगने लगे। तुमने जल्दी से दीदी का कपड़ा खींचा। हम कहाँ जा रहे हैं? वो मुस्कुराई और प्यार से बोली, तुम्हें झूले पर बिठाने ले चलूं?
तुमने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। वो तो छोटे बच्चों के लिए होता है, मैं तो 5 साल का हूँ, मैं काफी समझदार हूँ। वो एक पल के लिए चौंक गई। उसे लगा जैसे उसकी समझ ही काम नहीं कर रही। उसे अपना प्लान बदलना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे साथ अकेले समय बिताना उसके लिए खास था। तभी जैसे ही तुम एक दुकान के पास से गुजरे, पीछे से एक आदमी की आवाज आई, सुंदर लड़की, क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? बात पूरी होने से पहले ही उसने अपना कार्ड उसके सामने बढ़ा दिया, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस ठंडी नजर से देखा और कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे किसी को दूर धकेल रही हो, लेकिन वो आदमी फिर भी मुस्कुराया। मुझे लग रहा है आप कुछ कहने देख रही हैं। मुझे जेट पत्थरों के बारे में थोड़ा ज्ञान है, क्यों ना मैं तुम्हें दिखा दूं? वो उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ऐसे लोगों को तो आमतौर पर उससे बात करने का मौका भी नहीं मिलता। तुम्हारी इस हालत को देखकर लगता है कि तुम एक कॉलेज के छात्र हो। मैं सलाह दूंगी कि कोई गलत इरादा मत रखना, वरना तुम्हें अपने इस व्यवहार पर पछताना पड़ेगा। उसकी बातों से आदमी थोड़ा घबरा गया। ये लड़की आसान नहीं है, लेकिन उसे वही पसंद आई। मैडम, मुझे लगता है आप भी बोर हो रही हैं, क्यों ना मैं आपको जेट की दुकान दिखा दूं? वहाँ बहुत अच्छे पत्थर मिलते हैं। काफी देर से सब देख रहे तो हम अचानक उत्साहित हो गए। अगर वहाँ अच्छे गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर मिल जाएं, तो तुम उन्हें लाकर दीदी के लिए कुछ खास चीजें बना सकते हो। ये सोचते ही तुमने जल्दी से उससे पूछा, वो दुकान कहाँ है? तुम्हारी मासूम आवाज सुनकर उस आदमी ने पहली बार तुम्हारी तरफ ध्यान दिया। छोटे भाई, क्या मैं तुम्हें वहां ले जाऊं? वो इसी मॉल की 7वीं मंजिल पर है। तुमने तुरंत जवाब दिया, भैया जरूरत नहीं है, मैं दीदी के साथ चला जाऊंगा। आप किसी और सुंदर दीदी को ढूंढ लीजिए, आप मेरी दीदी के लायक नहीं है। ये सुनकर उसका चेहरा तुरंत जम गया और वो तुम्हारी बात पर चुपचाप मुस्कुरा दी। तुम बहन का हाथ पकड़कर साइड में मुड़ते हो और दोनों लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। ये जगह बहुत बड़ी है। तरह तरह के छोटे विक्रेता जोर जोर से चिल्लाते हुए खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं। प्राचीन सम्राटों के ड्रैगन रोब, छिंग डायनेस्टी के कारीगरों द्वारा बनाए गए नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन, शिनजियांग का बर्फीला जेड, सब कुछ मौजूद है। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और तुम्हारी चेतना तुरंत फैल जाती है। लेकिन अफसोस, आसपास सब घटिया चीजें हैं, एक भी ढंग की नहीं। आखिर में मुयुलू तुम्हारे साथ अंदर की ओर चलती रहती है। तुम लगातार अपनी चेतना फैलाकर हर पत्थर की जांच करते रहते हो। अचानक तुम चेतना की एक हल्की सी जानकारी पकड़ लेते हो। तुम्हारा दिल खुश हो जाता है, आखिरकार खजाना मिल गया। तुम तुरंत मुयुलू का हाथ पकड़कर एक स्लॉल के सामने पहुंच जाते हो। स्लॉल के सामने एक बड़े प्लास्टिक बैग में कुछ पत्थर यूं ही बिखरे पड़े हैं। तुम एक नजर में कोने में पड़े उस काले खनिज पत्थर पर ध्यान केंद्रित कर लेते हो और जल्दी से आंखें बंद करके ध्यान से जांच करते हो। सही है, यही है। तुम तुरंत उस पत्थर को उठा लेते हो। मालिक, कितना? वो मालिक पलक तक नहीं झपकाता और ठंडे स्वर में 3 शब्द बोलता है, 50,000 तय कीमत। तुम्हारा दिल खुशी से भर जाता है। ये तो 50 जिनका वजन अयस्क है 5 लाख से भी ज्यादा का है। तुम तुरंत फैसला करते हो, मुझे चाहिए। मालिक तुम्हें इतना सीधे देखते हुए महसूस करता है कि उसने कीमत कम बता दी। जल्दी से समझाने लगता है, ये पत्थर अकेले नहीं बेचा जा सकता। अगर खरीदना है तो दूसरे पत्थरों के साथ ही खरीदना होगा। तुम्हारे बोलने से पहले ही मुयुलू आगे बढ़ जाती है। एक कदम में ही उसका शक्तिशाली आभा मंडल पूरी तरह खुल जाता है। तुम ये बदमाश दुकानदार एक बेकार पत्थर के लिए भी मौके पर कीमत बढ़ाने की हिम्मत करता है। दुकानदार इस आभा से डरकर कांप उठता है। अभी जवाब देने ही वाला था, लेकिन मुयुलू का चेहरा साफ देखने के बाद जैसे बिजली गिर जाती है। क्या ये मुंह समूह की वही महिला शैतान नहीं है? धड़ाम की आवाज के साथ मालिक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ा और रेंगते हुए माफी मांगने लगता है। तुम इसे ले जाओ, पैसे नहीं चाहिए, सब तुम्हें दे देता हूँ। तुम हैरानी से मुयुलू को देखते हो। ये तो बहुत ही जबरदस्त है, सिर्फ एक नजर में ही कई हजार बचा लिए। असल में तुम नहीं जानते कि मुयुलू व्यापार जगत में एक मशहूर खतरनाक शख्सियत है। जो भी उसे नाराज करता है उसका अंजाम आमतौर पर बहुत बुरा होता है। तुम बहुत खुश होते हो और बहन का हाथ पकड़कर सीधे जेड की दुकान की ओर चल पड़ते हो। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हो, एक दिल दहला देने वाली रोने चिल्लाने की आवाज कानों में पड़ती है। हाय मेरा! पत्थर काटने वाली मशीन के पास एक युवक जमीन पर गिरा पड़ा है। उसने लगातार 3 बार पत्थर काटे, लेकिन कुछ नहीं निकला। 40,000 नकद पल भर में बर्बाद हो गए। आसपास के लोग इशारा करते हुए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोग तो उसकी हालत पर खुश भी हो रहे हैं। पत्थर का खेल ऐसा ही निर्दयी होता है, लेकिन तुम्हारी नजर में ये कोई जुआ नहीं है। ये तो साफ साफ माल खरीदने जैसा है। तुम्हारी चेतना की एक नजर मानो एक्सरे जैसी हो। बहन, मैं भी ये खेलना चाहता हूँ। तुम उत्साह से कच्चे पत्थरों के ढेर की ओर इशारा करते हो। आंखें चमक रही हैं। मुयुलू हल्के से मुस्कुराती है। ठीक है, बस तुम खुश रहो, कितना भी नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ चुन लो। बहन की अनुमति मिलते ही तुम एक छोटे गोले की तरह पत्थरों के ढेर की ओर दौड़ पड़ते हो। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते पहुंचते हो, एक खुरदरा बड़ा हाथ अचानक तुम्हारी बाह पकड़ लेता है। दूर हटो, हटो, कहां से आ गया ये बदमाश बच्चा? एक कर्मचारी गुस्से और नफरत भरे चेहरे से तुम्हें धक्का देता है। क्या ये जगह तुम्हारे आने की है? जल्दी निकलो। तुम तुरंत दुखी होकर पीछे मुड़कर बहन की ओर देखते हो। मुयुलू की ठंडी आवाज तुरंत गूंजती है, खेलना है तो पहले ये साबित करो कि तुम्हारे पास ये काबिलियत है। मुयुलू के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। बैग से यूं ही एक कार्ड निकालकर सीधे दे दिया। कर्मचारी कार्ड लेकर बैलेंस चेक करने चला गया। आसपास की ताने मारने वाली आवाजें और भी जोर से गूंजने लगी। थोड़ी ही देर में वो कर्मचारी घबराते हुए वापस दौड़ कर आया। उसने सम्मान से कार्ड मुयुलू को वापस दिया। आपके कार्ड में 1 अरब की राशि है, कृपया मेरे साथ आइए। वीआईपी सीट के आसपास के लोगों ने ये बात सुनी, सबके मुंह खोले के खोले रह गए। हे भगवान, ये तो 1 अरब है और वो भी इतनी खूबसूरत महिला। मुयुलू लालच भरी नजरों की भीड़ के बीच तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें हॉल के अंदर ले गई। तुमने पत्थरों की कीमत देखी, महंगे वाले 30,000 से भी ऊपर प्रति पीस और सस्ते वाले 2,000 से थोड़े ज्यादा के। तुमने अपनी चेतना पूरी तरह खोल दी और तुरंत हॉल के सभी कीमती पत्थर तुम्हारी नजर से छिप नहीं पाए। तुम्हारे पीछे एक कर्मचारी लगातार पेन लेकर तुम्हारे चुने हुए सभी पत्थरों को नोट करता रहा। आखिर में बिल बनाते समय कुल खर्च 1,80,000 से ज्यादा हुआ। कर्मचारी सम्मान से तुम्हारी ओर देखता है। छोटे मालिक, इन
इन कच्चे पत्थरों को अभी काटना है या साथ ले जाना है? तुम्हारे होंठ हल्के से ऊपर उठते हैं और तुम शांत स्वर में एक शब्द कहते हो, काटो। एक कच्चा पत्थर काटने की मशीन पर रखा गया। जैसे ही आधा कटा, भीड़ में तेज चीख गूंज उठी। हरा निकल आया। पूरा हॉल तुरंत उबल पड़ा। ये साधारण किस्म का था, लेकिन आकार बड़ा था। कीमत लगभग 14,000। तुम सिर हिलाते हो, बेच देने पर भी कोई अफसोस नहीं। इसके बाद पहला पत्थर एक बिल्कुल साधारण सा छोटा पत्थर। यहाँ तक कि काटने वाला कारीगर भी सिर हिलाने लगा। लेकिन जैसे ही काटा गया, लगातार 2 पत्थरों में बड़ा फायदा हुआ। जांच के बाद पता चला कि ये उच्च गुणवत्ता वाला काला जेड है। कीमत सीधे 30,000 तक पहुंच गई। अनुभवी कारीगर ने सीधे तुम्हें अंगूठा दिखाया और बार बार कहा कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाली मू युलू भी इस समय हैरानी से अपना मुंह ढक लेती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी किस्मत इतनी जबरदस्त है। फिर से हरा निकल आया। भीड़ की आंखें तो जैसे बाहर निकलने वाली थी। तीसरा पत्थर आया। सबको पता था कि असली मजा अब आने वाला है। ये एक विशाल कच्चा पत्थर था। सबकी नजरों के बीच मशीन गरजने लगी। कड़क की आवाज के साथ पत्थर 2 हिस्सों में टूट गया। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। कटे हुए हिस्से के अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली। मैंने कहा था ना, इसकी किस्मत खत्म हो गई। देवता भी 1 इंच जेड का अंदाजा नहीं लगा सकते। चारों तरफ अफसोस की आवाजें उठने लगी, लेकिन तुम शांत भाव से आगे बढ़ते हो। माहिर कारीगर उस खाली पत्थर के अंदर को घूर रहा था। इस जेड की जगह बहुत चालाकी से छिपी हुई है। ठीक उसी जगह से बच गई। तुम अपनी उंगली से पत्थर के दाहिने हिस्से पर हल्का सा निशान बनाते हो। दादाजी जल्दी मत करो, यहीं से फिर से काटो। कारीगर को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी उसने मशीन दोबारा चालू कर दी। जैसे जैसे ब्लेड घूमने लगा, पत्थर की परतें उतरने लगी। अचानक एक चमकदार हल्की नीली सफेद रोशनी बाहर निकली। पत्थर के कणों की चमक ने सबकी आंखें चौंधिया दी। अंदर से निकला था बर्फ जैसा साफ नीला सफेद जेड। नीचे खड़ी भीड़ तुरंत शोर से गूंज उठी। बोली लगाने की आवाजें एक के बाद एक तेज होती गई। 50,000। 50,000 में भी बर्फीला जेड खरीदना चाहते हो? मैं 80,000 देता हूँ। कीमत अलग झपकते ही 1 लाख तक पहुंच गई। बहन तुम्हें इसे रखने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन तुमने सीधे हाथ हिला दिया। चौथा कच्चा पत्थर मंच पर आया। पूरे हॉल की सांसें थम गईं। उसकी शुद्ध सफेद बनावट आसमान के बादलों जैसी लग रही थी। हे भगवान, ये बर्फ जैसा सफेद जेड है। जेड की दुकान का मालिक भी बैठा नहीं रह सका। 20 लाख में मैं लेता हूँ। इसके बाद तो सीधा मुनाफा ही मुनाफा। 5वां बर्फीला भेड़ की चर्बी जैसा जेड 28 लाख। छठा शुद्ध पीला जेड 13 लाख। 7वां और 8वां मिलाकर 90,000। पत्थर काटने वाले कारीगर के हाथ लगभग थक कर सुन्न हो गए। नमा बहुत बड़ा भेड़ की चर्बी जैसा जेड 30 लाख में बिका। तुम्हारे चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया, क्योंकि धन तुम्हारे लिए बादलों जैसा है। तुम्हारा लक्ष्य है ऐसा दुर्लभ जेड जो आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत कर सके। आखिरकार आखिरी 3 पत्थरों की बारी आई। 10वां पत्थर रखा गया और काटा गया। हे भगवान, ये कैसी अद्भुत चीज है। पारदर्शी जेड। वहां मौजूद कई विशेषज्ञ भी स्तब्ध रह गए। एक बड़े कटोरे जितना बड़ा उत्कृष्ट कांच जैसा जेड 80 लाख। हम जियांगकोंग समूह लेते हैं। 1 करोड़। फंगजुन समूह अंत तक साथ देगा। 1 करोड़ 20 लाख। छियांग समूह इसे खरीदकर ओयांग परिवार को देगा। ओयांग परिवार का एक आदमी यहाँ बोलने की हिम्मत भी करता है। मैं ली परिवार की ओर से 1 करोड़ 30 लाख देता हूँ। अंत में ली परिवार ने 1.5 करोड़ की कीमत पर इसे खरीद लिया। अब केवल आखिरी 2 पत्थर बचे थे। माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया। दूसरे आखिरी पत्थर के कटते ही सभी लोगों के चेहरे अजीब हो गए। ये जेड ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या ये खराब हो गया है? देखने में तो कुछ 1000 के सस्ते माल जैसा लग रहा है, लेकिन मू युलू का हाथ रेलिंग को कसकर पकड़ लेता है। वो एक नजर में समझ गई कि ये बिल्कुल साधारण नीला जेड नहीं है। कुछ अनुभवी लोग तो जैसे खून की गंध सूंघते ही भूखे भेड़ियों की तरह दौड़ पड़े। पास में खड़ा कोई व्यक्ति तिरस्कार से हंसते हुए बोला, ये बूढ़े लोग पागल हो गए हैं क्या? सच में दुनिया नहीं देखी। एक सम्मानित विशेषज्ञ अचानक मुड़कर गुस्से में चिल्लाया, सब चुप रहो। तुम जैसे गंवार आंखें खोल कर देखो। साफ सुनो, ये ब्लू जेड है। पूरा हॉल हंगामे में डूब गया। ये जेड कोमल और चिकना है। गहरे नीले रंग के भीतर एक रहस्यमयी बैंगनी चमक घुली हुई है, मानो इसमें जीवन हो। कर्मचारी कांपते हुए मंच पर आया। उसकी आवाज भी बदल गई। सम्राट स्तर का ब्लू लाइट जेड, मुट्ठी के आकार का, उत्कृष्ट में भी सर्वोत्तम। सुना है कि जियांग परिवार का नाखून जितना बड़ा जेड पेंडेंट ही 1 करोड़ में बिका था। ये उससे 10 गुना बड़ा है, तो इसकी कीमत 10 करोड़ से कम कैसे हो सकती है? बड़े बड़े परिवार झुंड के भेड़ियों की तरह हरकत में आ गए। उनकी आंखें लाल हो गईं। कुछ लोग तो सीधे मंच पर चढ़कर छीनने तक को तैयार थे। तुम ठंडे भाव से ये सब देखते रहे। बहन तुरंत खड़ी होकर तुम्हें मजबूती से अपने पीछे सुरक्षित कर लेती है। नई बोली शुरू होती है। ली परिवार का तीसरा प्रमुख सबसे पहले बोली लगाता है, 3.5 करोड़। ओयांग परिवार का बड़ा बेटा तुरंत जवाब देता है, इतना समय बर्बाद मत करो, मैं 7 करोड़ देता हूँ। ओयांग दे पूरी तरह लालच में अंधा हो गया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। हर किसी का दिल जोर से धड़क रहा था। तभी गांव समूह के अध्यक्ष गांव काय की शांत आवाज गूंजती है, 10 करोड़। गांव काय की आवाज तक हट गई। इस दिव्य जेड के लिए वो पूरी तरह पागल हो चुका था। पूरा हॉल एक बार फिर गहरे सन्नाटे में डूब गया। 10 करोड़। ये विशाल रकम हर किसी के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। कर्मचारी उत्साह से लाल हो गया। 10 करोड़। क्या इससे ज्यादा कोई बोली है? अब विक्रेता तय करे कि बेचना है या नहीं। एक पल में सबकी नजरें तुम्हारी पर टिक गई, लेकिन तुम्हारा चेहरा अब भी बिना किसी भाव के था। तुम अपनी मासूम आवाज में साफ कहते हो, नहीं बेचूंगा। कर्मचारी की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। लगभग उसे लगा कि उसने गलत सुना है। छोटे भाई, तुमने अभी क्या कहा? तुम धीरे से सिर उठाते हो। तुम्हारी नजर बर्फ जैसी ठंडी है। मैंने कहा नहीं बेचूंगा। गांव का गुस्से से फट पड़ा। उसे लगा कि एक छोटे बच्चे ने उसकी बेइज्जती कर दी। उसने तुरंत अपने गुस्से में पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। अगले ही पल दर्जनों काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स ने भीड़ को बेरहमी से धक्का देते हुए तुम्हारी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हटो, जो भी रास्ते में था सबको हटा दो। कुछ मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स वहीं पर उछल कर गिर पड़े। गांव काय के बॉडीगार्ड्स के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान थी। वे तुमसे 10 मीटर दूर आकर रुक गए। छोटे बच्चे, हमारे बॉस ने बुलाया है, समझदारी दिखाओ और हमारे साथ चलो। ये तो दिन दहाड़े लूटने जैसा है। तुम चुप रहते हो। तुम्हारी छोटी मुट्ठी में आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा होने लगी है। जैसे ही तुम हमला करने वाले थे, उससे 1 सेकंड पहले एक ठंडी महिला आवाज गूंज उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मोयुलू एक कदम आगे बढ़ी। लोहे के टावर की तरह तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। मेरे मोयुलू के छोटे भाई को आज मैं देखना चाहती हूँ, कौन उसकी एक बाल भी छूने की हिम्मत करता है। वो तो मोगदो मू परिवार की 7वीं में से। व्यापार जगत की महिला शैतान मोयुलू,
तो क्या वो बच्चा मुंह परिवार का छोटा मालिक है? भीड़ तुरंत हंगामे में फट पड़ी, फ्लैश लाइट्स चमकने लगी। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बड़ी संख्या में प्रशिक्षित बॉडीगार्ड्स लहर की तरह उमड़ पड़े और मोयूलू को मजबूती से घेर कर सुरक्षा में ले लिया। मोयूलू ने ठंडी नजर से गांव काई की ओर देखा तो उसका आभा मंडल पूरी तरह फैल गया। दिन दहाड़े मेरे मुंह परिवार की चीज छीनना और मेरे परिवार के इकलौते वारिस को छूना, क्या तुम मुंह परिवार के खिलाफ जाना चाहते हो? इन कुछ शब्दों ने सीधे गांव काई को चुप करा दिया। इस मजबूत सुरक्षा घेराबंदी को देखकर उसे समझ आ गया कि आज उसने गलत व्यक्ति को छेड़ दिया। वो सिर्फ चुपचाप पूंछ दबाकर वहां से निकल लिया। मोयूलू ने ठंडे भाव से चारों ओर नजर डाली, फिर बॉडीगार्ड्स 2 कुर्सियां लेकर आए ताकि तुम और बहन एक तरफ बैठ सको। आखिरी कच्चा पत्थर भी मंच पर लाया गया। कटिंग मशीन ने तेज आवाज निकाली। अगले ही पल एक गहरी गाढ़ी हरी रोशनी कूदकर बाहर निकली जिसने लगभग सबकी आंखें चकाचौंध कर दी। ये क्या? मोयूलू भी हैरानी से खड़ी होगी। उसकी खूबसूरत आंखें पूरी तरह फैल गईं। पत्थर काटने वाला कारीगर उत्साह से कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जेड का राजा, ये तो वो पौराणिक सम्राट हरा जेड है। इसे सील करके ले जाओ। मोयूलू ने तुरंत नीलामी रद्द कर दी। ऐसी दिव्य वस्तु को तुरंत घर ले जाना जरूरी है। तुम लोग दर्जनों बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा में धूमधाम से वहां से निकल गए। जैसे ही मुख्य द्वार से बाहर निकले तुम्हें एक बुरी मंशा वाली आभा का एहसास हुआ। तुमने मोयूलू के कपड़े का कोमा खींचा। चलो उस गली में जाकर देखते हैं, जब कोई खुद ढूंढ रहा है तो उन्हें मौका दे ही देते हैं। 50 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स तुरंत समझ गए और तुम्हारे पीछे पीछे मुड़कर एक गली में घुस गए। गली में कुछ गुंडे बैठे सिगरेट पी रहे थे। उनका सरगना वही आदमी था। उसने धुआं छोड़ा, चेहरे पर घटिया मुस्कान थी। चलो बस उन्हें गाड़ी में डाल दो, आगे बहुत तरीके हैं, तब ये टूटी फूटी वैन बदलकर फरारी बन जाएगी। ये लोग दिन में सपने देख रहे थे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुसीबत आ चुकी है। ओहो, तुम लोग इसे अगवा करने की तैयारी कर रहे हो? आदमी ने बिना सोचे जवाब दिया। बेवकूफी मत करो। बिल्कुल उस अमीर औरत को। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने अचानक सिर उठा लिया। गली के मुहाने पर कब इतने सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हो गए उसे पता ही नहीं चला। मोयूलू उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी मरे हुए इंसान को देख रही हो। इन कचरा लोगों को अच्छी तरह सबक सिखाओ। धमाके के साथ दर्जनों बॉडीगार्ड्स शेरों की तरह टूट पड़े। चीखने और हड्डियां टूटने की आवाजें तुरंत गूंजने लगी। जो आदमी अभी स्पोर्ट्स कार के सपने देख रहा था अब एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद मोयूलू ने जेड को वांग मां को सौंप दिया ताकि वो उसे पहले सुरक्षित ले जाए। गाड़ी में बैठे ही वो दबंग महिला अचानक बदल गई। उसने तुम्हें अपनी बाहों में खींच लिया, बार बार दबाने और सहलाने लगी। भाई जल्दी देखो हमने कितना कमाया। तुम मुश्किल से उसके गले से सिर बाहर निकालते हो और मोबाइल का बैलेंस खोलकर मासूम आवाज में पढ़ते हो, वी चैट में 27,33,99,774 है। मेरा छोटा सा प्यारा इतना कमाल है। तुमने तो बहन को भी हैरान कर दिया। इनाम में तुम्हें एक हिस्स। बात खत्म होते ही उसने तुम्हारे गाल पर एक चुंबन दे दिया। तुम पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करते हो। बहन नरम और खुशबूदार है, लेकिन ये स्थिति बहुत ही शर्मनाक है। मोयूलू ने बिल्कुल परवाह न करते हुए भौं उठाई। छोटे भाई तुम तो शर्मा रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए आज रात तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तभी मोयूलू का फोन चमक उठा। ये चौथी बहन का मैसेज था। मोयूलू ने जल्दी से जवाब दिया और फिर सीधे तुम्हें लंच के लिए ले गई। महल वापस आकर मोयूलू व्यस्त हो गई। उसने सम्राटी हरे जेड को तिजोरी में बंद किया और बड़बड़ाने लगी कि बहनों को दिखाना है। तुम इस मौके का फायदा उठाकर काले सोने के अयस्क को उठाकर चुपचाप अपने कमरे में लौट गए। यही असली खजाना है। ये चीज उन जेड पत्थरों से 10,000 गुना बेहतर है। इतना बड़ा टुकड़ा एक उड़ने वाली तलवार बनाने के लिए काफी है। तुम अयस्क को पकड़कर बेवकूफों की तरह मुस्कुराते हो। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि आज रात तुम्हें क्या सामना करना पड़ेगा। जैसे ही तुम काले सोने के अयस्क को एल्केमी भट्टी में डालने वाले थे, धड़ाम की आवाज के साथ तुम्हारे कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। तुम डर के मारे हाथ हिला बैठे और तुरंत पीछे मुड़े। तुमने देखा कि मोयूलू दरवाजे के सहारे खड़ी है, हल्की मुस्कान के साथ तुम्हें देख रही है। छोटे भाई तुम क्या कर रहे हो? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तुम हकलाते हुए छुपाने की कोशिश करते हो। मैं बस इस भट्टी को देख रहा था, ये बहुत अच्छी है। मोयूलू तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। अच्छे छोटे भाई, हमारे रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारी आंखें तुरंत बड़ी हो जाती हैं। क्या अच्छा दिखना भी एक गलती है? नहीं, मैं 5 साल का हूँ, मैं एक मर्द हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ। तुमने साफ मना कर दिया। बस एक दिन, ठीक है? बहन वादा करती है सिर्फ एक दिन, वो अपनी बात पर कायम रहेगी। उसकी सच्ची नजरों को देखकर तुम आखिरकार मना नहीं कर पाए। तुम चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसके साथ तीसरी मंजिल पर चले गए। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, गर्म पीली रोशनी नरम कालीन पर पड़ रही थी। हवा में बहन के शरीर की खुशबू भरी हुई है। डायनासोर कपड़े पहने हुए तुम सीधे दूधिया सफेद कपड़े पहनी बहन की बाहों में आ जाते हो। वो अपनी कोमल उंगलियों से धीरे से तुम्हारे गाल को छूती है। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो जाती है। भाई तुम जानते हो कि उस समय तुम्हें क्यों चुरा लिया गया था? एपिसोड 12। तुम उलझन में सिर हिलाते हो। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारा अपहरण हुआ था। अपने अतीत के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये सब शुरू होता है, मोयूलू गहरी सांस लेती है और फिर एक बहुत बड़ा राज बताती है। तुम बिल्कुल साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि क्योटो के मू परिवार के दूसरे युवा मालिक हो। एक अद्भुत प्रतिभाशाली 7वीं बहन ने जैसे ही ये बड़ा खुलासा किया, तुम ध्यान से सुन ही रहे थे, अभी पूरा सुना भी नहीं था कि आवाज अचानक सबसे महत्वपूर्ण समय पर रुक गई। तुमने सिर उठाकर देखा, 7वीं बहन सो चुकी थी। ये एहसास वैसा ही था जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। उसे गहरी नींद में देखकर तुम धीरे धीरे हाथ पैर हिलाकर नीचे उतरने की सोचते हो ताकि चुपके से अभ्यास कर सको। लेकिन अगले ही पल 2 गोरी बाहें अचानक तुम्हें पकड़कर वापस अपनी बाहों में कस लेती हैं। अगर तुम्हारे पास शक्ति का सहारा ना होता तो तुम सांस भी नहीं ले पाते। लेकिन बहन के शरीर से आती हल्की खुशबू सच में बहुत अच्छी लग रही थी। ये पहली बार था जब तुम 7वीं बहन के इतने करीब थे। चांदनी की रोशनी में तुम उसके चेहरे को देखते हो। उसकी त्वचा मक्खन जैसी मुलायम, चेहरा चांदी जैसा चमकता हुआ। उसके रोज के ठंडे स्वभाव से अलग उसमें एक अलग आकर्षण था। तुम एक उबासी लेते हो और अपना छोटा हाथ उसकी कमर पर रख देते हो। जब भाग नहीं सके तो ठीक है, उसके साथ ही सो जाते हैं।
सुबह की किरण पर्दे से होकर तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है। तुम आंखें मलते हुए उठते हो और अंगड़ाई लेते हो। मानना पड़ेगा, ये नींद सच में बहुत अच्छी थी। इस समय तुम अपने छोटे साथी को लेकर चुपके से विला के पीछे वाले कृत्रिम झील के किनारे पहुंच गए। वो थककर जमीन पर पड़ा हाँफ रहा है, जीभ बाहर निकली हुई मन ही मन चिल्ला रहा है। ये छोटा मालिक तो हद ही कर देता है, दौड़ता तो उससे भी तेज है। तुम झील के किनारे खड़े होकर गर्मियों के अंत की हवा महसूस करते हो, फिर मुड़कर उस छोटे को देखकर मुस्कुराते हो। अच्छी तरह देखो, भाई तुम्हें कमाल दिखा रहा है। वो हैरानी से सिर तिरछा करता है। तभी तुम्हारे छोटे छोटे हाथ हवा में तेजी से चलने लगते हैं, इतनी तेज कि आंखें भी पकड़ नहीं पाती। अगले ही पल एक गूंजती हुई आवाज झील के किनारे फैल जाती है। पहला बार अग्निमुखा। तुम्हारे एक मुक्के के साथ ही हवा में अनगिनत चिंगारियां इकट्ठा होकर 2 मीटर का एक विशाल आग का गोला बन जाती है। मुक्के की ताकत और भयानक गर्मी उल्का की तरह झील पर गिरती है। धमाके के साथ झील का पानी कई सेंटीमीटर तक भाप बनकर उड़ जाता है। अगर ये बार किसी इंसान पर पड़ता तो शायद कुछ भी नहीं बचता। एक तरफ खड़ा छोटा डर के मारे कांपने लगता है, उसकी आंखें बाहर निकलने जैसी हो जाती है। तुम अपने सुन्न हुए छोटे हाथ को झटकते हो, सिर्फ एक मुक्के में ही 2 हिस्से ऊर्जा खर्च हो गई। लगता है आधार बनने से पहले ये बड़ा बार यूं ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बहन कंपनी चली गई थी, तुम वापस कमरे में आ गए और छोटे को जमीन पर रख दिया। तुम्हारा चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें साधना करना सिखाऊंगा। तुम उसके भोले चेहरे को देखते हो और उससे ज्यादा बात करने का मन नहीं करता। सीधे एक कीमती आंतरिक ऊर्जा की गोली निकालते हो और उसे 2 हिस्सों में तोड़ देते हो। एक खुद खा लेते हो और दूसरा सीधे उसे दे देते हो। फिर तुम दोनों आमने सामने बैठ जाते हो। तुम्हारे शरीर से हल्की हल्की तारों जैसी चमक निकलने लगती है। पता नहीं कितना समय बीत गया, अचानक फोन की वाइब्रेशन ने शांति तोड़ दी। तुम आंखें खोलते हो, एक मैसेज देखकर तुम्हारी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। तुम देखते हो कि मैसेज लिन चिशी का है। मैसेज की बात पढ़कर तुम्हारी भौहें सिकुड़ जाती है। माफ करना, तुम्हें परेशान कर रही हूँ। क्या तुम अपने घर में किसी डॉक्टर को जानते हो? कृपया मेरी मदद करो। मेरी माँ को आखिरी स्टेज का पेट का कैंसर है। अब कोई अस्पताल उन्हें भर्ती करने को तैयार नहीं है। तुम स्क्रीन को गहरी नजर से देखते हो। आखिरी स्टेज का पेट का कैंसर आम डॉक्टरों के लिए लगभग मौत का इंतजार है, लेकिन तुम्हारे लिए, जिसने अपने गुरु की कला विरासत में पाई है, ये बस एक छोटा सा मामला है। लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूँ। मैसेज भेजते ही तुम तेजी से नीचे भागते हो। ये लड़ाई जीतनी ही होगी, लेकिन तुम्हें एक काम की चीज अभी भी चाहिए, चांदी की सुई। तुम भागकर बांगमा के पास जाते हो और मासूम आवाज में कहते हो, बांगमा, मुझे एक पूरा सिल्वर नीडल सेट खरीद कर दो। बांगमा बिना सोचे मना कर देती है। छोटे मालिक, वो चीज बहुत खतरनाक है। बच्चा होने की यही परेशानी है, जरूरी काम भी मजाक समझा जाता है। वो नहीं दे रही तो खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा। अगले ही पल तुम सीधे दरवाजे की ओर दौड़ते हो। ड्राइवर शाओ लियू को पकड़कर गैराज की तरफ खींच ले जाते हो। कोई भी गाड़ी निकालो और मुझे बाहर ले चलो। शाओ लियू भरे हुए लग्जरी कारों के गैराज को देखकर घबरा जाता है। आखिर में कांपते हुए गाड़ी चुनता है। गाड़ी तेज रफ्तार से निकल पड़ती है। तेज झटके से तुम लगभग सीट से उछल जाते हो। तुम्हें गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं? अगर असली ताकत छिपानी ना होती तो सच में उसे एक मुक्का मारकर उड़ा देते, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा जाल धीरे धीरे बिछाया जा रहा है। गाड़ी में अभी भी तुम शाओ लियू से बहस कर रहे हो। वो हिचकिचाते हुए पूछता है, कहाँ जाना है? तुम बिना हिचक जवाब देते हो, दुकान पर सिल्वर नीडल खरीदने। ये सुनते ही उसका पैर ब्रेक पर जाने को होता है। 5 साल के छोटे मालिक को सुई खरीदने ले जाना। उसकी हिचकिचाहट देखकर तुम कहते हो, नहीं जाओगे तो मैं दीदी से शिकायत कर दूंगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। शाओ लियू का चेहरा तुरंत उतर जाता है। थोड़ी देर में गाड़ी मेडिकल उपकरण की दुकान के सामने रुकी है। तुम अंदर जाकर एक छोटा और खूबसूरत सिल्वर नीडल सेट खरीदते हो, जो साथ रखने में भी आसान है। पैसे देकर तुम बाहर निकलते हो और गाड़ी में बैठने जाते हो, लेकिन देखते हो कि शाओ लियू अभी भी गाड़ी के सामने खड़ा सेल्फी लेने में लगा है। तुम्हारे मन में हल्की परेशानी होती है, इस गैर जिम्मेदार आदमी को साथ लाना सही फैसला था या नहीं। तुम कार में बैठकर लिन शियाओ शियाओ द्वारा भेजी गई लोकेशन को शाओ लियू को नेविगेट करने के लिए देते हो। अब तुरंत लिन शियाओ शियाओ के घर के लिए निकलना है। कार यानबे क्षेत्र की दिशा में चलना शुरू करती है। कार बाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और जल्द ही यानबे क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तुम परिचित माहौल को देखते हो। पुरानी जिंदगी की यादें आंखों के सामने ताजा हो जाती हैं। शाओ लियू भाई, गाड़ी रोको। रोल्स रॉयस सड़क के किनारे रुकती है। तुम दरवाजा खोलकर मिल्क की जो दुकान में भागे हो। शाओ लियू गाड़ी से उतरकर तुम्हें देखता है। वाकई अभी भी बच्चा ही है, बस खाने पीने का शौक है। सड़क पर अचानक आई लग्जरी कार लड़कियों के एक समूह का ध्यान खींच लेती है। वो लड़का रोल्स रॉयस में आया है। जल्दी चलो जल्दी, क्या पता किसी अमीर घर का लड़का हो। भड़कीले कपड़े और गहरे मेकअप वाली एक समूह युवा लड़कियां हाई हील्स पहनकर शाओ लियू के पास आती है। हैंडसम, क्या एक ड्रिंक लेने में दिलचस्पी है? शाओ लियू को ऐसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस चुपचाप यंग मास्टर के बाहर आने का इंतजार करना चाहता है। लेकिन लड़कियां और भी बेपरवाह हो जाती हैं। हाथ उसके सीने पर रखकर टटोलने लगती हैं। मजबूरी में शाओ लियू को इन लड़कियों को संभालना पड़ता है। वैन पीछे पीछे आ जाती है। ड्राइवर तुम्हें अकेले मिल्क टी खरीदते हुए देखता है। तुम्हें निशाना बनाकर गाड़ी को दरवाजे पर रोक देता है। गाड़ी के अंदर के लोग भी तैयारी में जुट जाते हैं। तुम जैसे ही मिल्क टी खरीदकर दुकान से बाहर आते हो, एक बड़ा बोरा अचानक तुम पर फेंक दिया जाता है। पकड़ लिया, जल्दी चलो। 4 आदमी बोरे के साथ तेजी से वैन में कूद जाते हैं। शाओ लियू भी नोटिस करता है कि यंग मास्टर को ले जाया गया है। वो चिल्लाता है और तुरंत वैन की तरफ दौड़ता है। एक्सीलरेटर दबाते ही वैन सीधी सड़क पर दौड़ पड़ती है। पीछे रह गए शाओ लियू को धुएं का बड़ा झोंका मिल जाता है। अरे ओ भैया, बहन के साथ चलो ना, कॉपी करने का ऑप्शन दे देना। बहन जरूर भैया को खुश और आरामदायक महसूस कराएगी।
लड़की शाओ लियू को पकड़कर रोक लेती है। मैं आराम से हूँ, तुम्हारे बड़ों की ऐसी की तैसी। शाओ लियू एक लात मारकर औरत को दूर फेंक देता है। धत तेरी की, ऐसी घटिया औरत की वजह से यंग मास्टर खो गया। मिस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वैन के अंदर तुम बोरे के भीतर मिल्क टी पी रहे हो। बाहर हो रही हर बात तुम्हें साफ साफ पता है। ये लोग तुम्हें पकड़ रहे हैं तो जरूर कोई मकसद है। तो बेहतर है कि तुम खुद ही साथ दे दो। वैसे भी तुम एक साधक हो, डर किस बात का। वैन कुछ देर और चलती है। एक परित्यक्त फैक्ट्री में प्रवेश करती है। इस समय फैक्ट्री में दर्जनों बॉडीगार्ड इकट्ठा है और बीच में एक हॉट फिगर वाली औरत बैठी है। अब घटकर्ताओं का सरदार सम्मान से कहता है, बॉस इंसान ले आए हैं। ये सुनकर वो हाई हील्स पर कदम रखते हुए धीरे धीरे लड़के की ओर बढ़ती है। उसकी ठंडी उंगलियां तुम्हारे मासूम गाल को छूती हैं। अफसोस, तुम्हारा नाम मूगे है। औरत शातिर मुस्कान देती है, आंखों में चालाकी भरी है। अचानक हाथ हिलाकर आदेश देती है, बांधो और ले जाओ। कुछ ताकतवर आदमी तुरंत रस्सी लेकर आगे बढ़ते हैं। रुकिए दीदी, तुम बड़ी बड़ी आंखों से मासूमियत से पूछते हो, मुझे क्यों बांध रहे हो। औरत तुम्हारी बात पर हंस पड़ती है, बिल्कुल क्योंकि कोई तुमसे मिलना चाहता है। छोटे तुम आ भरते हो और अचानक तुम्हारा लहजा बदल जाता है। तुम्हें बेहतर होगा कि मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हें ही पकड़ लूंगा। मारोगे मुझे। लेकिन तुम पहले ही उसके सामने खड़े हो, एक मासूम और हानि रहित मुस्कान दिखाते हुए। अब बता सकती हो। औरत दांत खींचती है और फिर भी तुम्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है। एक तेज थप्पड़ की आवाज चारों ओर गूंजती है। वो वहीं पर स्तब्ध रह जाती है। उसके बाएं गाल पर तुरंत एक साफ हाथ का निशान उभरा रहा है। छोटे कमीने, तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। औरत पागलों की तरह एक लात तुम्हारी तरफ मारती है। तुम शरीर झटकर आसानी से बच जाते हो और पलटकर फिर से एक थप्पड़ जड़ देते हो। उस एक थप्पड़ के बाद जो औरत अभी तक घमंडी थी, तुमने उसे सीधे सुअर जैसा बना दिया। अब वो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करती। तभी एक तेज ब्रेक की आवाज सन्नाटा तोड़ती है। एक और समूह बॉडीगार्ड अंदर घुस आता है। आगे आगे एक 2 मीटर लंबा गंजा ताकतवर आदमी है। तुम्हारी पुतलियां अचानक सिकुड़ जाती हैं। उसके ताकतवर होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम हैरानी से देखते हो कि उसके शरीर में एक हल्की और गंदी सी आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है। तुम्हारा दिमाग गूंज उठता है। गुरु ने तो कहा था कि पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है, तो फिर दूसरा साधक कैसे हो सकता है। तुम सोच ही रहे होते हो कि वो 2 मीटर का आदमी व्यंग करता है। बेकार आदमी, एक छोटे बच्चे को भी नहीं संभाल पाए। वो औरत सूजे हुए चेहरे को पकड़कर रोती हुई तुम्हारी तरफ इशारा करती है, जल्दी जल्दी इस बच्चे को पकड़ो। वो ताकतवर आदमी हंसता है और हाथ हिलाता है। उसके पीछे खड़े दर्जनों बॉडीगार्ड तुरंत टूट पड़ते हैं। समझ नहीं आया तो लड़कर ही समझेंगे। तुम हरकत में आते हो। तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज है कि हवा में कई परछाइयां छूट जाती हैं। तुम्हारी मुलायम सी छोटी मुट्ठी एक 6 फुट लंबे आदमी पर पड़ती है। वो आदमी सीधे 2 मीटर दूर जा गिरता है। तुम शेर की तरह भेड़ों के झुंड में घुस जाते हो। सिर्फ 1 मिनट में सारे बॉडीगार्ड जमीन पर सिकुड़ कर पड़े होते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे लड़ना नहीं है। तुम गुस्से में मुंह खुलाकर कहते हो। सामने खड़ा ताकतवर आदमी पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है, लेकिन वो जल्द ही ठंडी हंसी हंसता है। छोटे बच्चे, ज्यादा विरोध मत कर, वरना और ज्यादा तकलीफ होगी। ताकतवर आदमी आत्मविश्वास से भरा हुआ तुम्हारी तरफ बढ़ता है। उसके हिसाब से तुम चाहे कितने भी अजीब हो, उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा से सुरक्षा है। तुम कुछ सोच पाते हो उससे पहले ही वो अचानक तेजी से एक बेकाबू बुलडोजर की तरह तुम्हारी ओर झपटता है। लेकिन तुम वहीं खड़े रहते हो, बिल्कुल नहीं हिलते। पल भर में उसका रेत के बोरे जितना बड़ा मुक्का तेज हवा की आवाज के साथ सीधे तुम्हारे चेहरे की ओर आता है। आखिरी क्षण में तुम्हारा पूरा छोटा हाथ मुट्ठी में बदलकर आराम से उसका सामना करता है। दोनों मुक्के टकराते हैं, लेकिन जैसा सोचा था कि तुम उड़ जाओगे, वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि उस ताकतवर आदमी का चेहरा बदल जाता है। तुम्हारी जबरदस्त ताकत से वो लगातार पीछे हटने लगता है। तुम तिरस्कार भरे चेहरे से कहते हो, मैंने तो सिर्फ 10% ताकत लगाई थी और तुम सह नहीं पाए। दूसरी तरफ उसका दाहिना हाथ जोर से कांप रहा है। उसकी हड्डियां तक टूट चुकी हैं। तुम धीरे से पूछते हो, किसने तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए भेजा है। वो गुस्से से पागल हो जाता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही तुम्हारा शरीर अचानक गायब हो जाता है। अगले ही पल तुम उसके सामने दिखाई देते हो। तुम अपने छोटे पैर से जोरदार लात मारते हो। भारी ताकत से वो विशाल आदमी हवा में उड़ जाता है, जाकर मिट्टी के खंभे से टकराता है और जमीन पर गिरकर बेहाल हो जाता है। अपहरणकर्ता होश में आते हैं, जल्दी से गाड़ी में चढ़ते हैं। हर एक झुक झुक कर तुम्हारी सेवा करने लगता है। गाड़ी के अंदर खतरनाक दिखने वाले अपहरणकर्ता सांस तक लेने की हिम्मत नहीं करते। डरते हैं कि कहीं तुम नाराज होकर एक थप्पड़ में उन्हें खिड़की से बाहर न फेंक दो। मुगी साहब, कोला पियेंगे? ठंडी है। एक मोटा अपहरणकर्ता कांपते हुए तुम्हें कोला देता है। तुम घमंड से उसे लेते हो और उसे समझाना नहीं भूलते। बच्चियों का अपहरण करना गैर कानूनी है। रहे हैं सभी अपहरणकर्ता पसीना पसीना होते हुए सिर हिलाते हैं। आखिरकार गाड़ी मंजिल पर पहुंच जाती है। जैसे ही तुम कार से उतरते हो, वो वैन ऐसे भागती है जैसे भूत देख लिया हो। एक्सेलरेटर पूरी तरह दबाकर पल भर में गायब हो जाती है। क्या मैं इतना डरावना हूँ? इतनी तेजी से भाग गए। तुम तुरंत नेविगेशन खोलते हो, डरते हो कि दीदी परेशान न हो जाए। जैसे ही तुम पुराने मोहल्ले में कदम रखते हो, लिन शीशी बेचैनी से तुम्हें हाथ हिलाकर बुलाती है। लेकिन जब वो तुम्हारे पीछे किसी को नहीं देखती, उसकी आंखों की चमक तुरंत बुझ जाती है। आगे तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम जल्दी से समझाते हो, दीदी को अचानक काम आ गया है, वो तुरंत आ जाएंगी। तभी उसकी आंखों में फिर से उम्मीद जगती है। वो तुम्हारा हाथ पकड़कर ऊपर की ओर दौड़ पड़ती है। लिफ्ट में तुम उसकी थकान महसूस करते हो। एक छात्रा को ऐसे बिछड़ने का सामना करना पड़े तो कोई भी नहीं सह पाएगा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, तेज और चुभने वाली दवा की गंध सीधे चेहरे पर आती है। ड्राइंग रूम में जमीन पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। असंख्य निगाहें तुरंत सर्च लाइट की तरह तुम पर टिक जाती हैं। जब सब देखते हैं कि लिन शीशी एक छोटे बच्चे को लेकर आई है, तो सबके चेहरे वहीं जम जाते हैं। उसका भाई सीधे तुम्हारी ओर उंगली उठाकर डांटा है। इतनी बड़ी मुसीबत में तुम एक बाहरी को लेकर आई हो, वो भी इतना छोटा बच्चा। लिन शीशी की आंखें लाल हो जाती हैं। माँ की हालत इतनी खराब है, हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं क्या? आगे की दीदी शायद उम्मीद दे सकती हैं, क्यों ना कोशिश करें। उसके पिता थके हुए चेहरे से हाथ हिलाते हैं। जब डॉक्टर ही कुछ नहीं कर पा रहे तो एक छोटा बच्चा क्या कर लेगा? इसे वापस भेज दो। लिन शीशी की आंखों से आंसू तुरंत बहने लगते हैं। वो हार मानने को तैयार नहीं है। तभी पूरे कमरे में छाई निराशा के बीच एक मासूम आवाज गूंजती है, आंटी, अभी बचाया जा सकता है।
ये बात शांत माहौल में पत्थर गिरने जैसी लगती है। लिन शीशी अचानक तुम्हारे कंधे पकड़ लेती है। उसकी आवाज भर्रा जाती है, बस मेरी माँ को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आसपास के लोगों की नजरें जटिल हो जाती हैं। नजरों में उम्मीद भी थी और गहरी शंका भी, लेकिन तुम इन नजरों की परवाह ही नहीं करते। तुम्हारा दिमाग तेजी से चल रहा है, सोच रहे हो कि बिना शोर किए कैसे उसे बचाया जाए और अपनी असली ताकत भी उजागर ना हो। तभी अचानक तेज दरवाजा खटखटाने की आवाज सन्नाटा तोड़ देती है। सफेद कोट पहने एक बुजुर्ग अंदर आते हैं। वो डॉक्टर ली हैं। लिन के पिता जैसे जीवन रेखा पकड़ लेते हैं और तुरंत उनके पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बीमारी बताने लगते हैं, इस मध्यम आयु के आदमी की मानसिक रक्षा पूरी तरह टूट जाती है। पिछली बार वो बैठ पा रही थी, अब तो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही। लिन के पिता खुद को संभाल नहीं पाते और सबके सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। डॉक्टर ली भी बेबस होकर आह भरते हैं और सीधे बेडरूम की ओर जाते हैं। तुम भी अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाते हो, लेकिन तुम्हें रोक दिया जाता है। डॉक्टर मरीज देख रहे हैं, तुम जैसे बच्चे अंदर मत जाओ और परेशानी मत बढ़ाओ। तुम अपनी आंखें घुमाते हो और तुरंत कहते हो, मेरी दीदी मोदू के नंबर 1 अस्पताल की उप निदेशक है, मैं पहले जाकर देख लूं, फिर उन्हें बता दूंगा। ये बड़ा नाम सुनकर वो आदमी सीधे चौंक जाता है। वो कुछ सेकंड हिचकिचाता है और आखिरकार रास्ता दे देता है, लेकिन कहता है, डॉक्टर ली के इलाज में बाधा मत डालना। तुम उसकी बात को अनसुना करके चुपके से कमरे में घुस जाते हो, लेकिन कमरे का दृश्य देखकर तुम तुरंत भय से कोड़ लेते हो। बिस्तर पर पड़ी लिन की माँ का चेहरा राख जैसा है, सांस इतनी कमजोर है कि कभी भी रुक सकती है।